हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स डिकोड। आज के इस लेक्चर में हम लोग पीटी 365 के अपडेटेड पार्ट 1 को कवर करेंगे और इसमें हम पॉलिटी के सेगमेंट को देखेंगे। अपडेटेड वाला जो पीटी 365 आया है उसमें नवंबर से लेकर जनवरी तक की न्यूज़ जो है उनको कवर किया गया है। अदरवाइज जितने भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के पीटी 365 आए हैं, बीट द पॉलिटी, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, कल्चर, आईआर, वो सब हमने कवर कर लिए हैं। आपको चैनल पे वो अवेलेबल मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं। चलिए अपडेटेड में पॉलिटी को शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज सोशलिस्ट सेक्युलर इन द प्रियम्बल के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2024 में एक पिटीशन को डिसमिस किया। दरअसल ये पिटीशन जो थी ये सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को जो प्रियम्बल में ऐड किया गया है उसको चैलेंज करने वाली पिटीशन थी। प्रियम्बल के अंदर सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड स्टार्टिंग से नहीं थे, इनको 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के चलते ऐड किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन दिखाई हैं, मतलब इस जजमेंट के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। मतलब अगर लिविंग डॉक्यूमेंट है तो विच मीन्स इट कैन बी अमेंडेड, मॉडिफाइड। तो अगर सोशलिस्ट और सेक्युलर के वर्ड को हम लोग ऐड कर भी रहे हैं इवन आफ्टर द ओरिजिनल अडॉप्शन डेट ऑफ द प्रियम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको हम इनवैलिड कंसिडर नहीं कर सकते। मतलब ये वर्ड्स का एडिशन जो है ये वैलिड माना जाएगा, इवन ये अगर मतलब मान के चलिए आफ्टर 26 नवंबर 1949 के बाद भी ऐड किए गए हैं तो भी। 26 नवंबर 1949 हमारा वो डेट है जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। अब इसके अलावा रेट्रोस्पेक्टिव मैनर में डिसमिस किया गया है इस चीज को। मतलब ये भी कहा गया है कि प्रियम्बल के जो अडॉप्शन का डेट है वो ये तय नहीं करता कि फ्यूचर में पार्लियामेंट जो है वो प्रियम्बल को अमेंड नहीं कर सकता अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर जो है वो पार्लियामेंट को प्रोवाइड करता है, बट एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको पार्लियामेंट जो है वो अमेंडमेंट के दौरान छेड़ नहीं सकता। और जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है पार्लियामेंट, इट मीन्स प्रियम्बल कैन ऑल्सो बी अमेंडेड। और जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट कैन बी चैलेंज्ड ऑन द डिफरेंट ग्राउंड्स एंड वन ऑफ द ग्राउंड इज कि वायलेशन जो है बेसिक स्ट्रक्चर का वो नहीं होना चाहिए। सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म जो है इसकी डेफिनेशन के बारे में जजमेंट में बात की गई। कोर्ट ने दोनों टर्म्स को डिफाइन किया। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि स्टेट किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करता है, ना ही किसी भी फेथ को अगर आप नहीं मानते हो तो उसके लिए आपको पेनल्टी वगैरह लगाता है। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्टेट का कोई खुद का धर्म नहीं होता है और स्टेट सारे धर्म की इक्वल मैनर में रेस्पेक्ट करता है। सो ये सब आपको आर्टिकल 14, 15, 16 में मिलेगा, मतलब इनडायरेक्ट मैनर में। और डायरेक्टली सेक्युलरिज्म का फंडा आर्टिकल 25, 26, 29 और 30 में मेंशन किया गया है। नाउ व्हाट इज सोशलिज्म? सोशलिज्म का मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक और सोशल अपलिफ्टमेंट अगर सोसाइटी का करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक रिसोर्स पे स्टेट अपना हक जमाएगा और प्राइवेट ट्रेड या प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ने नहीं देगा। सोशलिज्म का मतलब है कि सोशल सेक्टर या आप ऐसे समझिए कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है प्लस जो प्राइवेट सेक्टर है वो मिलकर इकोनॉमी को रन करेंगे, जिसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। सो प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी पूरा हक दिया जाएगा, उनको बिजनेस करने का, ट्रेड करने का राइट प्रोवाइड किया जाएगा। ये आर्टिकल जो है आपका 19(1) उसमें भी इंश्राइन किया गया है। तो सोशलिज्म इज अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें स्टेट अपना जो है वो सपोर्टिव इंस्टिंक्ट दिखाएगा अगर प्राइवेट ट्रेडर्स या प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप ग्रो होना चाहती है तो। अब प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ जजमेंट्स हैं। देखिए पहले केस ऐसा था, जब सबसे पहले प्रियम्बल को अमेंड किया गया था तब चैलेंज किया गया था और कहा गया था कि प्रियम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता। दैट वाज द केस ऑफ बेरूबारी यूनियन। ये 1960s का केस है। उस टाइम पे कोर्ट ने ये कहा था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है इट मींस इट कैन नॉट बी अमेंडेड, क्योंकि अमेंडमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन का हो सकता है ना अंडर आर्टिकल 368। तो अगर ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का तो इट मींस प्रियम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता। उसके बाद आपका 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस आया और 95 में LIC ऑफ इंडिया केस आया। वाई आई एम स्पेसिफाइंग द ईयर्स ऑल्सो, क्योंकि क्रोनोलॉजी में आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो केशवानंद भारती केस में क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट मींस इट कैन बी अमेंडेड। फिर उसके बाद एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया 94 में और फिर केशवानंद भारती केस को दोबारा से रिकॉल किया गया और कहा गया कि सेक्युलरिज्म जो है ये भी एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का।
सो कैन वी से कि सेक्युलरिज्म जो है, क्योंकि ये बेसिक फीचर है, तो जब भी आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है या बेसिक फीचर जो है सेक्युलरिज्म का, उसको छेड़ नहीं सकता। बिल्कुल। अब बात करेंगे आरसी पौदियल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या कहा गया। इसमें कहा गया कि सेक्युलरिज्म जो है ये हमारे देश की कमिटमेंट दिखाता है कि हमारे देश में हर एक फेथ, हर एक धर्म जो है उनके लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रीएम्बल। देखिए प्रीएम्बल में ओरिजिनली इंडिया को सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोला गया था। सोशलिस्ट और सेक्युलर टर्म आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रही होंगी बिकॉज इट वॉज एडेड आफ्टर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो इसके अलावा प्रीएम्बल जो है ये सब्सटेंटिव राइट प्रोवाइड नहीं करता, मतलब आप हक के तौर पे प्रीएम्बल को जाके कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करवा सकते। इट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स, लेकिन ये पावर जो है ये लोगों को प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब भी हम प्रीएम्बल को रीड करते हैं तो कैसे शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। तो पीपल, लोगों के पास पावर है इसके थ्रू। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया, उसमें फिर क्या बोला गया, उसमें इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे डिक्लेयर किया गया। मतलब 42nd अमेंडमेंट जो है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि ये अमेंडमेंट के तहत बहुत सारे अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए थे, जिसमें से एक अमेंडमेंट आपका प्रीएम्बल का अमेंडमेंट भी था, क्योंकि हमने प्रीएम्बल में सोशलिस्ट सेक्युलर वर्ड के साथ साथ इंटीग्रिटी वर्ड भी ऐड किया था। फिर 40 आर्टिकल्स अमेंड हुए थे इसी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। 7th शेड्यूल को अमेंड किया गया था। फिर 14 नए आर्टिकल ऐड किए गए और 2 नए पार्ट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो ऐड किए गए। मेजर चेंजेस देखिए, प्रीएम्बल के अंदर सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी नाम का वर्ड जो है वो जोड़ा गया। यूनिटी ऑफ नेशन ये टर्म पहले प्रीएम्बल के अंदर यूज किया जाता था, लेकिन आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन यूज किया जाने लगा। 7th शेड्यूल में भी कुछ चेंजेस किए गए, जैसे स्टेट लिस्ट के अंदर जो चीजें मेंशन की गई थी उनको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट आती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में केवल यूनियन जो है वो लॉ बनाएगी, स्टेट वाले में केवल स्टेट्स कानून बनाएंगी, कंकरेंट में यूनियन और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। सो देखिए कौन से सब्जेक्ट थे जो स्टेट लिस्ट से कंकरेंट में डाल दिए गए, एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, weight and measures, administration of justice, constitution and organization of all courts with the exception of supreme court and high courts। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात करेंगे इमरजेंसी की। आर्टिकल 352 को भी अमेंड किया गया 42nd अमेंडमेंट के दौरान, और प्रेसिडेंट को ये अथॉरिटी दी गई कि अगर उनको इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है, 352 के अंदर हम नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, तो अगर प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है, तो अगर वो पूरे देश में नहीं डिक्लेयर करना चाहते तो उनको हक है कि वो किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री में भी उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। इट वाज बीइंग एडेड आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट। इसके अलावा नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को ऐड किया गया। आर्टिकल 39 ऐड किया गया, जिसमें बोला गया कि हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस के लिए अपॉर्चुनिटीज सिक्योर करनी है। आर्टिकल 39A ऐड किया गया, जो कि इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड जिनको जरूरत है, खास करके गरीब तबके के जो लोग होते हैं, ये प्रोवाइड करने की बात की गई। आर्टिकल 43A ऐड किया गया ताकि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में इंक्रीज किया जाए, बेसिकली कोऑपरेशन बढ़ाया जाए। आर्टिकल 48A ऐड किया गया ताकि एनवायरनमेंट का इंप्रूवमेंट किया जाए, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। इसके अलावा 2 नए पार्ट्स ऐड किए गए। एक था आपका पार्ट 44A। पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन की गई हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमारी कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। फिर पार्ट 14A ऐड किया गया। 14A के तहत जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं उनको एस्टैब्लिश किया गया आर्टिकल 323A और 323B के अंतर्गत। 75th कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया की बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन डे को हम लोग संविधान दिवस भी कहते हैं। ये सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है क्योंकि इस दिन हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। मैंने आपको पीछे बताई थी डेट, 26 नवंबर 1949। सो हर साल हम 26 नवंबर को ही इसको सेलिब्रेट करते हैं। ये आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर को। इसको इन इफेक्ट कब लाया गया? 26 जनवरी 1950 को। क्यों 26 जनवरी 1950 का दिन चुना गया, या क्यों 26 जनवरी का दिन चुना गया इनटू इफेक्ट लाने के लिए? क्योंकि जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो पूर्ण स्वराज का जो डिक्लेरेशन है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के जो लीडर्स थे उनके द्वारा, वो इसे 26 जनवरी की डेट को किया गया था। संविधान दिवस की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिंस द स्टार्टिंग हम ये दिवस मना रहे हैं। ये 2015 में सबसे पहली बार मनाया गया था बिकॉज उस टाइम पे 125th बर्थ एनिवर्सरी थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को हम लोग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और इन्होंने जो ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का वो तैयार किया था, और ये ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन थे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है।
अच्छा, हम ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर हैं, काफी और कॉन्स्टिट्यूशंस को भी हमने खंगाला है। ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज नॉट प्रिंटेड, और ना ही इसको टाइप किया गया है, बल्कि इसको हाथ से लिखा गया है बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इंग्लिश में इन्होंने लिखा, वसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी में लिखा। पेजेस को डेकोरेट किया गया, डेकोरेशन के लिए शांति निकेतन से आर्टिस्ट लाए गए जिनको नंदलाल बोस जी के द्वारा लीड किया गया था। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया के बारे में। ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने एक लैंडमार्क जजमेंट प्रोवाइड किया है इन द प्रॉपर्टी ऑनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, और ये कहा है कि स्टेट की पावर आर्बिट्रेरी या फिर लिमिटलेस नहीं है इन टर्म्स ऑफ एक्वायरिंग द प्राइवेट प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है कि स्टेट जब भी चाहेगी किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेगी। ये रिसेंट जजमेंट जो है ये पहले वाली अर्लियर रूलिंग को क्या करता है, ओवररूल करता है, कह लीजिए खारिज करता है। स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस रंगनाथ रेड्डी और संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस भारत कोकिंग को लिमिटेड के दौरान जो जजमेंट्स दी गई थी, ये नया जजमेंट उनको ओवररूल करता है, क्योंकि पहले वाली जजमेंट्स में ये कहा गया था कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो है उनको कभी भी कम्युनिटी रिसोर्सेज में कंसिडर किया जा सकता है, विच मीन्स स्टेट कैन एक्वायर द प्राइवेट प्रॉपर्टी एनी टाइम। अब बात करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी का एवोल्यूशन कैसे हुआ। जब भी हमारा भारत आजाद हुआ था उस टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए कॉम्पेंसेशन देना वाज अ कंपल्सरी एंड इट वाज मेंशन इन द फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट के कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 19(1)(f) में और आपका आर्टिकल 31, ये दोनों राइट टू प्रॉपर्टी देते थे। उसके बाद 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1971 में, इन्होंने आर्टिकल 31C इंट्रोड्यूस किया, और 31C इंट्रोड्यूस करते मतलब ऐसे समझिए कि 31C इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो कुछ लिमिट लगा दिया गया कि कॉम्पेंसेशन स्टेट को कहाँ कहाँ मैंडेटरी देना है। फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 1978 में, और इस केस में पूरे तरीके से राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से निकाल दिया गया और इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया बाय मेंशनिंग अंडर आर्टिकल 300A। इसके ऊपर यूपीएससी ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है। फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से क्यों निकाला गया, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है ये डायरेक्टली कोर्ट के अंदर इन्फोर्सेबल होते हैं। सीधा आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अगर फंडामेंटल राइट आपका वायलेट हो रहा है, यू कैन चैलेंज इट, राइट। आप कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर सकते हो। तो जब भी किसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जाता था वो सीधा फंडामेंटल राइट के चलते रिट जो है आर्टिकल 32 के तहत वो दाखिल कर देते थे। इस चीज के झंझट से छुटकारा पाने के लिए फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। अब इससे रिलेटेड जजमेंट्स के बारे में अगर देखें तो रिसेंट वाली जो जजमेंट है उसमें कुछ बातें कही गई हैं। सबसे पहले तो आर्टिकल 39B के स्कोप के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 39B क्या कहता है कि जो भी ऑनरशिप है और जो भी कंट्रोल है मटेरियल रिसोर्सेस जो है कम्युनिटी के अंदर उनका, वो इस तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कॉमन गुड हम इंश्योर कर पाए। मतलब हमें कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेस इक्वल मैनर में इंश्योर करना है ताकि हर एक कम्युनिटी के लोगों को चीजें जो हैं वो दी जा सकें। पर अब कोर्ट ने क्या कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को अब ऑटोमेटिकली ये क्लासिफाई नहीं कर सकते कि ये मटेरियल रिसोर्स है कम्युनिटी का, क्योंकि वो तो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना। तो आप इसके चलते कि हम आर्टिकल 39B को इंप्लीमेंट करने के लिए सामने वाले की प्राइवेट प्रॉपर्टी को हथिया लिए थे, मतलब स्टेट अगर हथिया लेती है तो वो गलत माना जाएगा। तो इसलिए कहा गया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी के अंदर आर्टिकल 39B में नहीं आती है। फिर इसके अलावा प्रॉपर्टी एक्विजिशन की अथॉरिटी के बारे में बात की गई। ये भी कहा गया कि आर्टिकल 39B जो है ये लेजिस्लेटिव पावर राज्य को नहीं देता है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को जाके एक्वायर कर ले, मतलब कोई कानूनी हक नहीं देता है। और एमिनेंट डोमेन की सोवरेन पावर के थ्रू ये रूलिंग दी गई है। साथ में जो लिस्ट 3 है 7th शेड्यूल की, उसकी जो एंट्री 42 है उसमें भी ये बात इंश्योर होती है, क्योंकि लिस्ट 3 क्या है, कंकरेंट लिस्ट, राइट। तो कंकरेंट लिस्ट पे तो स्टेट और यूनियन दोनों का हक होता है। तो इसलिए कह दिया गया कि आर्टिकल 39B के चलते स्टेट के पास कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं है टू एक्वायर द प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसके बाद क्राइटेरिया बोला गया क्लासिफिकेशन को लेकर, मतलब अगर चलिए कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप मटेरियल रिसोर्स के लिए या मटेरियल रिसोर्सेज में शामिल करना भी चाहते हैं तो उसके लिए बाकायदा कुछ रूल्स हैं, जैसे कि उस प्रॉपर्टी का नेचर क्या है, स्कैरसिटी कितनी है उसका कम्युनिटी वेलफेयर पे क्या असर होने वाला है, और प्राइवेट हैंड्स में कितना कॉन्सेंट्रेशन है उस प्रॉपर्टी का। ये सारा क्राइटेरिया पहले देखा जाएगा, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि इट विल बी अ मटेरियल रिसोर्स और नॉट। फिर आर्टिकल 31C की वैलिडिटी पे बात की गई। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 31C जो कि केशवानंद भारती केस में लाया गया था ये अभी तक वैलिड है। दरअसल आर्टिकल 31C जो है
ये कहता है कि सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो और उसके चलते कुछ फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाते हैं, जैसे कि आर्टिकल 14 और 19 वायलेट हो भी जाता है तो चलेगा। तो आर्टिकल 31C ने क्या किया, सिक्योर कर दिया आर्टिकल 39B और C के इम्प्लीमेंटेशन को। और अगर आर्टिकल 39B और C को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और उसके चलते आर्टिकल 14-19 वायलेट हो भी गए, तो आप सीधा कोर्ट में नहीं जा सकते कि फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हुए हैं। ये चीज आर्टिकल 31C ने बोली थी। कोर्ट ने कहा ये अभी भी वैलिड है। आर्टिकल 31C के चलते ये दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और इसमें ये आर्टिकल 14 और 19 का वायलेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन इट डजंट मीन कि आप कभी भी कहीं पे भी जाके प्राइवेट प्रॉपर्टी को मटेरियल सोर्सेज जाके डिक्लेयर कर दो, ठीक है। उसके बाद पब्लिक वेलफेयर और प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स का बैलेंस इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट जो भी एक्शन लेती है, अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर कर भी रही है तो गवर्नमेंट को ये भी ध्यान रखना है कि एक तो राइट टू इक्वालिटी यानी आर्टिकल 14 जो है वो भी इंश्योर हो सके, और सामने वाला जिसकी आप प्रॉपर्टी लेने की कोशिश कर रहे हो उसके पास भी तो राइट टू प्रॉपर्टी है ना आर्टिकल 301 के तहत, वो भी इंश्योर हो सके। दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन जो है उसको अप्लाई करने की जरूरत है ताकि आप रिस्पॉन्सिबल तरीके से रिसोर्स का मैनेजमेंट कर सको फॉर द मैक्सिमम पब्लिक गुड्स। इसके अलावा एमिनेंट डोमेन जो है उसकी लिमिट के बारे में बात की गई। कोर्ट ने ये कहा कि डॉक्ट्राइन ऑफ एमिनेंट डोमेन को ब्रॉडली अप्लाई किया जा रहा है जब भी लैंड को स्टेट के द्वारा कहीं पे एक्वायर किया जाता है या हथियाया जाता है। कोर्ट ने साफ क्लैरिफाई कर दिया कि आप इस डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन को अपने मन से कभी भी एक्सपैंड करके यूज नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि जितने भी प्राइवेट ओन्ड रिसोर्सेज हैं, मतलब जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं, सारी की सारी मटेरियल रिसोर्सेज के लिए क्वालिफाई नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि आप सारी की सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी को मान लो कि सबकी सब कम्युनिटी वेलफेयर के लिए कभी भी हथियाई जा सकती है, एक्वायर की जा सकती है, ठीक है। तो नॉट ऑल द प्राइवेटली ऑन्ड रिसोर्सेज क्वालिफाई एज द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी, ये क्लियर कर दिया गया। अब डॉक्ट्राइन ऑफ एमिनेंट डोमेन को यहाँ देख लेते हैं। दरअसल ये डॉक्ट्राइन जो है ये गवर्नमेंट्स को पावर देता है कि कैसे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक यूज के लिए एक्वायर कर सकते हैं, क्योंकि उनको सोसाइटी का वेलफेयर भी करना होता है उसी प्रॉपर्टी राइट्स के थ्रू। ये पावर हर एक गवर्नमेंट के लेवल के पास होती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। लेकिन जब भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को फॉर द पब्लिक यूज एक्वायर भी किया जाता है तो एक फेयर कॉम्पेंसेशन देना जो है वो जिम्मेदारी है सरकार की। एलिमेंट्स ऑफ डॉक्ट्राइन जो है एमिनेंट डोमेन के अंदर कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो पब्लिक यूज देखना होगा गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट जो प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर कर रही है उसका पब्लिक पर्पस के लिए क्या यूज है। मतलब गवर्नमेंट वहां सड़क बनाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, या फिर गवर्नमेंट सिर्फ मतलब अपने मन से उस प्रॉपर्टी को हथियाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अगर लेजिटिमेट नीड नहीं है तो प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं की जा सकती। फिर एक फेयर कॉम्पेंसेशन देना बहुत जरूरी है। जब भी गवर्नमेंट एक प्रॉपर्टी एक्वायर करेगी तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। इसके अलावा ड्यू प्रोसेस जो है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी ऑनर्स को पहले से एडवांस में नोटिस देना बहुत जरूरी है, और उनके पास पावर है प्रॉपर्टी ऑनर्स के पास कि वो कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, मतलब केस वगैरह करके वो लड़ सकते हैं और कॉम्पेंसेशन के लिए नेगोशिएशन कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी की बात की गई है कि गवर्नमेंट और जो ऑथराइज्ड पब्लिक एजेंसीज हैं केवल यही प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर सकती हैं फॉर द पब्लिक यूज और फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ पब्लिक वेलफेयर। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जैसे कि सुदर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु 2018। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एमिनेंट डोमेन जो है ये स्टेट की सोवरेंटी से जुड़ा हुआ है। स्टेट जब चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ऑक्यूपाई कर सकती है, लेकिन फेयर कॉम्पेंसेशन देना बहुत जरूरी है। ये पावर किसी भी पर्सन के राइट टू लाइवलीहुड या फिर डिग्निटी को वायलेट नहीं करता है। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन क्या है? तो देखिए इसमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है इस तरीके से कि नेचुरल रिसोर्सेज को भी अच्छे से सरकार मैनेज कर सके। ये सब आर्टिकल 21 के थ्रू माजरा सिंह वर्सेस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन केस में कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया। इसमें बोला गया कि स्टेट जो है वो एक ट्रस्टी है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए स्टेट एक ट्रस्टी के तौर पे एक्ट करता है ताकि पब्लिक को मैक्सिमम बेनिफिट दिए जा सकें। रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबली यूज करना ये स्टेट की जिम्मेदारी है और रिसोर्सेज डैमेज या डिप्लीट नहीं होने चाहिए। टीएन गोदवर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्टेट क्योंकि ट्रस्टी है तो स्टेट को नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेनेबल मैनर में पब्लिक गुड के लिए यूज करना होगा। सिटीजन्स को इसमें बेनिफिशियरीज कहा गया क्योंकि सिटीजन जो है वो रिसोर्सेज से बेनिफिट पाएंगे, फ्यूचर जनरेशन को भी बेनिफिट देंगे। आगे बात करेंगे इलीगल डेमोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में। सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को कॉल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर यूज करी अंडर आर्टिकल 142 और इसमें पैन इंडिया गाइडलाइन जारी कर दी है
कि किसी भी तरीके से आप इलीगल मैनर में प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिमोलिश नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 142 को कॉल करते हुए कंप्लीट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये कहते हुए कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को कभी भी इलीगल मैनर में डिमोलिश नहीं किया जा सकता। ये गाइडलाइन जो है ये उस जगह पे अप्लाई नहीं होंगी जहां पे किसी पब्लिक ने एनक्रोचमेंट कर रखा है, मतलब नाजायज कब्जा कर रखा है लैंड पे और अनऑथराइज स्ट्रक्चर बना रखा है। अब क्या क्या चीजें बोलेगी? सबसे पहले अगर डेमोलिशन करना है आपको तो हाउस ओनर को आपको नोटिस देना पड़ेगा, नेचर बताना पड़ेगा कि कहाँ उसने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किया है, क्या वो वायलेट कर रहा है जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया जा रहा है। अगर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन किया भी है सामने वाले ने तो 15 दिन का नोटिस तो मस्ट है, रेजिडेंट्स को वो देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है बुलडोजर लेके सरकार जाएगी और सीधा सीधा उसका घर तोड़ देगी। इसके अलावा जब भी डिमोलिशन होगा उसका एक वीडियो रिकॉर्ड बनेगा, एविडेंस के तौर पर उसको प्रोड्यूस करके रखा जाएगा हमेशा, और रिपोर्ट जो है उसकी प्रिपेयर की जाएगी, ये म्युनिसिपल कमिश्नर के पास जमा की जाएगी। फिर पर्सनल हियरिंग जो है उसकी अपॉर्चुनिटी दी गई है कि डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास अगर जाता है एक्यूज, मतलब जिसकी प्रॉपर्टी डिमोलिश की गई है, वो जाके अपनी बात कह सकता है। फिर जो ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर पर्सनल लाइबिलिटी भी लगाई गई है। ऐसा मतलब कि ऐसा समझिए कि जो भी उस प्रॉपर्टी को डिमोलिश करने के लिए ऑफिशियल्स गए हैं ना, वो ऐसे नहीं कह सकते कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, ये तो सरकार के नाम से नोटिस है, हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। जो पर्सनल ऑफिशियल गए हैं वहां पे साइट पे, उनकी भी लाइबिलिटी इंश्योर की गई है ताकि वो कोर्ट के ऑर्डर्स को ध्यान में रखते हुए स्टेट से भी क्वेश्चन कर सके। अगर उनको ऐसे ही बोल दिया कि जाके ये प्रॉपर्टी डैमेज कर दो बिना वो सारी चीजें बताए हुए कि क्यों करना है, क्या कॉज है, बिना रूल को फॉलो किए हुए। कंसर्न्स क्या है इलीगल डिमोलिशन को लेकर प्राइवेट प्रॉपर्टी में? देखिए, सबसे पहले तो आप किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को ऐसे जा जाके सीधा डिमोलिश नहीं कर सकते इलीगल तरीके से, क्योंकि ये अगेंस्ट है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के और रूल ऑफ लॉ के। क्योंकि डिमोलिशन जो होता है हाउस का स्टेट के द्वारा, वो कई बार सिर्फ ऐसे ही कर दिया जाता है कि सामने वाले को माना गया कि वो गुनहगार है, किसी चीज के लिए एक्यूज है, तो उसकी प्रॉपर्टी तोड़ दो। फिर ये फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन है, क्योंकि राइट टू शेल्टर इज अ राइट अंडर आर्टिकल 21 विच इज अ फंडामेंटल राइट। अब बात करेंगे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एस अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की जजमेंट जो है 1967 की, उसको ओवररूल कर दिया, ये कह लीजिए खारिज कर दिया, और ये कहा कि अब जो आपकी एएमयू है यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो माइनॉरिटी स्टेटस हासिल कर सकती है। तो अजीज बादशाह केस में ये कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ये माइनॉरिटी स्टेटस में नहीं आती है, क्योंकि इसको मतलब माइनॉरिटीज क्लेम नहीं कर सकती अंडर आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में ही क्या होता है कि माइनॉरिटी जो है उनको हक होता है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकती हैं, फिर उसको हम माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एएमयू जो है ये आपकी मानी जाएगी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने एस अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में पहले ये कहा था, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ये ना तो मुस्लिम माइनॉरिटी के द्वारा स्टैब्लिश की गई है, ना उनके द्वारा एडमिनिस्टर की जा रही है, तो इसलिए ये आपकी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं आएगी। और कहा गया था कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, क्योंकि एएमयू एक्ट 1920 के चलते बनाई गई थी। बाद में पार्लियामेंट ने एएमयू अमेंडमेंट एक्ट 1981 लाके एएमयू को माइनॉरिटी का स्टेटस दे दिया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस स्टेटस को स्ट्रक डाउन कर दिया। पर सुप्रीम कोर्ट में फिर इसका चैलेंज किया गया 2019 में, और सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में जजमेंट दिया कि एएमयू एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। जजमेंट्स के हाईलाइट क्या है कि अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन आप किसी को डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो माइनॉरिटीज के द्वारा रन किया जा रहा हो, एडमिनिस्टर किया जा रहा हो, या उन्हीं के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया हो। ऐसा क्राइटेरिया जो है वो नहीं है कि फॉलो करना ही है, ठीक है, ये कहा गया। साथ में मिनॉरिटी का जो स्टेटस है वो केवल इस चीज पे खारिज नहीं किया जा सकता कि इंस्टीट्यूशन को स्टैट्यूट या कानून के द्वारा बनाया गया था। कम्युनिटीज जो पहले माइनॉरिटी नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले और अब माइनॉरिटी हैं, उनको भी हक है कि इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर किया जा सके अंडर आर्टिकल 30, क्योंकि वो आज के टाइम में आफ्टर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वो इंस्टीट्यूशंस माइनॉरिटी से ही तो बिलोंग करते हैं ना। माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 31 के तहत डिक्लेयर किए जाते हैं। इसमें जो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज होती हैं उनके पास राइट होता है कि वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004 जो है ये बनाया गया ताकि माइनॉरिटीज के एजुकेशनल राइट्स जो है आर्टिकल 30 के तहत उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ये कमीशन एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, इसके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है। सिविल कोर्ट की पावर का मतलब कि ये समन वगैरह भेज सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं एविडेंसेस की। तो क्वेश्चंस जो भी हैं रिलेटेड टू द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो इस कमीशन के द्वारा डील किए जा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज को नोटिफाई किया है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और जैन। लेकिन माइनॉरिटी कम्युनिटीज नाम की टर्म को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है।
माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कुछ स्पेशल प्रिविलेज हैं, जैसे कि आर्टिकल 31 में लिखा गया है कि अगर माइनॉरिटी रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इन फ्यूचर एक्वायर कर लिया जाता है, मतलब उस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जाता है, तो फेयर कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करना होगा। अब एक चीज ध्यान रखिए, मैंने आपको पीछे बताया था ना कि कैसे राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट से, क्योंकि सरकार को फंडामेंटल राइट्स के चलते बहुत फेयर कॉम्पेंसेशन हर एक प्रॉपर्टी ऑनर को देना पड़ता था अगर प्रॉपर्टी एक्वायर होती थी। तो अभी माइनॉरिटी के केसेस में क्या है कि भले फंडामेंटल राइट से राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है सबके लिए, लेकिन माइनॉरिटी वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, इनको अभी भी ये फंडामेंटल राइट के तौर पे ही कॉम्पेंसेशन दिया जाता है जब भी प्रॉपर्टी एक्वायर की जाती है। अब इसके अलावा रिजर्वेशन पॉलिसी जो है अंडर द सेक्शन 3 ऑफ सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2006, ये रिजर्वेशन की पॉलिसी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को वो नहीं करनी होती, इंप्लीमेंट नहीं करनी होती। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है, ये भी एप्लीकेबल नहीं है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सरकार के द्वारा एडेड है चाहे नहीं है, डजंट मैटर। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की बात करेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट है महेश विजय केस 2016 वाली, उसको दोबारा से अफर्म किया है और कहा है कि लाउड स्पीकर का यूज जो है ये जरूरी नहीं है किसी भी रिलीजन के लिए एज एन इसेंशियल पार्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि लाउड स्पीकर नहीं यूज करेंगे, अगर आपको लाउड स्पीकर बंद करने के लिए कह दिया गया तो आप ऐसे बोलो कि हमारी एक इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को हार्म किया जा रहा है, क्योंकि लाउड स्पीकर को यूज करना इज नॉट अ पार्ट ऑफ इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बॉम्बे हाई कोर्ट जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया था ये केस इन चर्च ऑफ गॉड केस, और ये कहा था कि लाउड स्पीकर जो है ये यूज करना फंडामेंटल राइट के अंतर्गत नहीं आता है, ना आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है, ना आर्टिकल 25 के अंतर्गत आता है। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का टेस्ट कैसे करें, मतलब कौन सी प्रैक्टिस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में आएगी, कौन सी नहीं आएगी, ये कैसे तय किया जाता है। तो देखिए, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का जो टेस्ट है ये जुडिशरी के द्वारा किया जाता है जब भी ऐसा सवाल उठता है कि ये वाला राइट जो है ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आता है या नहीं आता है, तो उस टाइम पे रिलीजियस प्रैक्टिस की इसेंशियलिटी जो है वो डिटरमाइन की जाती है। ये टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने श्री शिरूरमुत केस में 1954 में इंट्रोड्यूस किया था, और इसको फ्रीडम ऑफ रिलीजन के पार्ट के तौर पे एक्सटेंड करके टेस्ट किया जाता है। देखा जाता है कि रिलीजियस प्रैक्टिस जो है वो रिलीजन के मीनिंग में आती है या नहीं आती है, और फिर देखा जाता है कि जो भी रिलीजन का डॉक्ट्राइन है, क्या उस डॉक्ट्राइन में जो प्रैक्टिस लिखी है उससे मिलता जुलता ये चीज है जो आप कर रहे हैं या नहीं है। अगर मिलता जुलता नहीं है तो फिर उसको माना जाता है कि इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में नहीं आएगा। कुछ जजमेंट्स हैं रिलेटेड टू इसेंशियल रिलीजियस, जैसे कि श्री आदि विश्वेश्वरा केस 1997 में कोर्ट ने बोला था कि रिलीजियस और सेक्युलर फंक्शंस जो हैं टेम्पल के वो अलग अलग होते हैं। उसके बाद 2004 का केस आया आचार्य जगदीश शरनंदा का केस, उसमें बोला गया कि कोई भी प्रैक्टिस किसी रिलीजन का इसेंशियल पार्ट है या नहीं है, ये सब फंडामेंटल तरीके से, फंडामेंटल जो प्रैक्टिस है रिलीजन की उसको देखते हुए तय किया जा सकता है। शायरा बानो केस 2017 का आया, उसमें बोला गया कि ट्रिपल तलाक जो है ये दरअसल बेसिक जो फ्रेमवर्क है रिलीजन का उसके भी अगेंस्ट है, और इसकी प्रैक्टिस करना या इसकी प्रैक्टिस को प्रोहिबिट करना, अगर करती है सरकार की ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये कभी भी ये नहीं कंसिडर किया जाएगा कि सरकार ने इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट को हार्म कर दिया है, क्योंकि ये सब इसेंशियल टेनेंट से भी बाहर आता है, क्योंकि ये ट्रिपल तलाक का जो फॉर्मेट है ये जेंडर इक्वालिटी को ही चैलेंज करता है सीधा सीधा। एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट की बात करेंगे। स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक कंसर्न रेज किया है कि कैसे डिफरेंट जो स्टेट्स हैं वो फेल हो रही हैं टू एस्टैब्लिश द नेसेसरी मैकेनिज्म टू डील द एट्रोसिटी अगेंस्ट द शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड कास्ट और उनका बैकग्राउंड क्या है, आर्टिकल 366 जो है ये शेड्यूल्ड कास्ट की टर्म को डिफाइन करता है। इसके अलावा आर्टिकल 341 जो है ये कहता है कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो नोटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी मतलब ऐसे वो हैं क्या बोल सकते हैं कम्युनिटीज जो कि एससी के अंतर्गत आएंगी, और प्रेसिडेंट ये नोटिफाई जब भी करते हैं किसी राज्य में भी कर सकते हैं, यूनियन टेरिटरी में भी कर सकते हैं, इसके लिए वो स्टेट गवर्नर जो है उससे कंसल्ट करते हैं। उसके बाद अगर इस लिस्ट को मॉडिफाई करना है, अमेंड करना है, तो ये सब पार्लियामेंट करती है। शेड्यूल्ड कास्ट की जो टर्म है ये सबसे पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इनकॉर्पोरेट की गई थी। कास्ट बेस होने वाली जो एट्रोसिटीज हैं या जुल्म है उनको टैकल करने के लिए क्या क्या फ्रेमवर्क है। सबसे पहले तो इन द कॉन्स्टिट्यूशन वी है फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 14, 15, 16 और 17। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। फिर डीपीएसपी में हमारे पास आर्टिकल 46 है जो कहता है कि एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट एससीज का हमें प्रमोट करना है। आर्टिकल 338 है जो नेशनल कमीशन फॉर एससी को एस्टैब्लिश करता है। लीगल फ्रेमवर्क क्या है कि अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट है 1955 का,
ताकि अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को पनिश किया जा सके। इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, इसका नाम जो है बदल के वो कर दिया गया। इसमें अनटचेबिलिटी जो है उसको ये कहा गया कि ये रिलीजियस और सोशल डिसएबिलिटी का आउटकम है, इसलिए ये पनिशेबल है। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 आया, जिसमें जो भी ऑफेंस हैं, स्पेसिफिकली जो भी मेंबर्स ऑफ एससी और एसटी कम्युनिटी के खिलाफ किए जाते हैं उनको एट्रोसिटीज के तौर पे डिफाइन किया गया और इसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाए गए ताकि स्पीडी ट्रायल किया जा सके जो भी मुस्लिम है उनका। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 आया ताकि मैनुअल स्क्वेंजिंग की प्रैक्टिस जो है उसको एलिमिनेट किया जा सके। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया, जिसमें कि सेक्सुअल ऑफेंस अगर किया जाता है एससी एसटी विमेन के खिलाफ तो उसको भी एट्रोसिटी में माना जाएगा। अच्छा, जो एट्रोसिटी एक्ट है ना, ये ऑलरेडी क्विक बिट जो हमारी सीरीज है उसमें कवर किया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो चेक कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स में देखेंगे यूएसए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में। रिसेंटली यूएसए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है ये इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के तहत कंडक्ट किए गए। तो हमारे यहाँ के इंडिया के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है यूएसए के हैं उनका कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले कॉम्पोजिशन अगर देखा जाए कि कौन कौन से मेंबर्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। यूएसए में एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है जिसमें 538 इलेक्टर्स होते हैं, यानी कि चुनने वाले होते हैं। ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है ना, ये कैसे बनता है, ये जो बनाया जाता है ये दरअसल एक बॉडी होती है जो कि आगे यूएस के प्रेसिडेंट को चुनती है। इसमें क्या होता है, हर एक राज्य में वोटिंग की जाती है और वो वोटर जो हैं वो कुछ मेंबर्स को चुनते हैं या कह लीजिए उन इलेक्टर्स को चुनते हैं जो इलेक्टर्स आगे यूएस के प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो हर एक स्टेट में जो वोटिंग होती है उससे इलेक्टर्स का इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। ये इलेक्टोरल कॉलेज फर्दर जाके क्या करता है, वोट करता है टू सिलेक्ट द प्रेसिडेंट। स्टेट्स जो हैं उनमें वेरी करता है कि कितने इलेक्टर जो हैं कहां से कौन से स्टेट से चुने जाएंगे। मेजॉरिटी में 270 इलेक्टोरल वोट्स जो हैं ये चाहिए होती हैं अगर यूएसए के प्रेसिडेंट में किसी को बनना है प्रेसिडेंट। तो इंडिया के केस में क्या है, जो इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है हमारे प्रेसिडेंट को उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। एक तो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के, यानी कि लोकसभा राज्यसभा के। साथ में इलेक्टेड मेंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट के, इसमें दिल्ली और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी के भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर आएंगे। नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं चाहे वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के हैं चाहे लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट के हैं, ये इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा नहीं होते। अब अगर एक्ट की बात की जाए तो हर एक स्टेट में यूएसए के अंदर अपने अपने इलेक्शन रूल्स जो हैं वो दाखिल किए जाते हैं। तो यूएस में जो इलेक्शन का सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, हर एक स्टेट अपने हिसाब से इलेक्टोरल प्रोसेस को मैनेज करता है। लेकिन इंडिया में प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 के चलते सब एडमिनिस्टर किया जाता है। नॉमिनेशन का प्रोसेस यूएसए में कैसा है कि कैंडिडेट जो है उनको पार्टी का नॉमिनेशन जो है वो सिक्योर करना पड़ता है, जिसके लिए उनके पास प्राइमरीज होते हैं और कुछ कॉकसेस होते हैं। हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है वो अपना नॉमिनेशन पेपर खुद से दाखिल करते हैं, लेकिन उनके लिए उनको प्रपोजर और सेकेंडर्स चाहिए होते हैं। प्रपोजर्स कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स होने चाहिए एज अ प्रपोजर और एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज अ सेकेंडर्स होने चाहिए। इलेक्शन का मेथड जो यूएसए के अंदर है उसमें ये है कि हर एक स्टेट में विनर टेक ऑल अप्रोच जो है वो चुनी जाती है, जहां पे जो भी कैंडिडेट मेजॉरिटी के साथ आता है, मतलब जिसके पास मेजॉरिटी वोट्स होती हैं वो जीता हुआ मान लिया जाता है। लेकिन मैने और नेब्रास्का की स्टेट में कुछ जो फंडा है वो अलग है। कैंडिडेट जो है वो अपनी प्रेसिडेंसी जीत सकते हैं अगर उनके पास पॉपुलर वोट नहीं भी है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप 2016 में जीते थे। मतलब ऐसे समझिए कि ऐसा नहीं है कि अगर 30 वोट डली हैं तो उसमें से 16 वोट डोनाल्ड ट्रंप के पास होनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। अगर डोनाल्ड ट्रंप के पास 6 वोट हैं पर बाकी सबके पास 3, 4, 5 ऐसे करके वोट्स हैं तो फिर वो कैंसिल हो जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप बन जाएंगे। तो ऐसे समझिए कि जिनके पास मेजॉरिटी हो जाता है वही सीधा जीत जाते हैं। अब इंडिया के केस में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम चलता है। तो इसमें क्या है, एक सर्टन क्राइटेरिया है, मतलब एक सर्टन सेट ऑफ वोट का पैरामीटर है जो प्रेसिडेंट बनने के लिए अचीव करना पड़ता है, और अगर उतनी काउंट अचीव की जाएगी कैंडिडेट के द्वारा तभी वो प्रेसिडेंट बनेगा। तो देखिए कैंडिडेट जो है उनको 50% ऑफ द टोटल वोट तो चाहिए ही, प्लस 1 वोट जीतने के लिए चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 30 वोट्स डली हैं तो 15 हाफ हो गया ना, प्लस 1 16 वोट तो चाहिए ही चाहिए, तभी वो कैंडिडेट प्रेसिडेंट बनेगा। वोट काउंटिंग का प्रोसेस यूएसए में कैसा होता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है कह लीजिए, क्योंकि इसमें जो भी वोटिंग वगैरह होती है वो पेपर बैलेट के थ्रू की जाती है और मेल्स वगैरह काउंट की जाती है। हमारे यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसका यूज किया जाता है। यूएसए में 4 साल में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, इंडिया में 5 साल में होते हैं, पर कई बार एक्सेप्शनल केस है कि 5 साल से पहले भी हो सकते हैं।
इसके अलावा जो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है यूएसए के अंदर, वो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को चुनते हैं, जिसको वहां पे रनिंग मेट कहा जाता है। लेकिन इंडिया के केस में वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी सेपरेट इलेक्शन होती है। नाउ विल टॉक अबाउट द क्लेमेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूएसए। देखिए, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी हमने क्विक बिट्स में कवर किया हुआ है डिटेल से, आप उसको चेक कर सकते हैं वहां पे। यहाँ देखते हैं हम, यूएस के अंदर जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, उनको अनकंडीशनल पार्डन जो है वो ग्रांट, उन्होंने अनकंडीशनल पार्डन अपने ही बेटे को ग्रांट कर दी, क्योंकि उनके बेटे ने एक टैक्स वायलेशन किया था। अब कंपैरिजन क्या है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और यूएसए का, इसको देखिए। इंडियन प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर है आर्टिकल 72 के चलते, यूएसए प्रेसिडेंट के पास है आर्टिकल 2 के चलते। स्कोप क्या है, इंडियन प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है ये फेडरल यानी कि यूनियन केसेस में एक्सटेंड होती ही है, पर साथ साथ में स्टेट में अगर कोई क्राइम हुआ है उसके लिए भी पार्डनिंग पावर ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन यूएसए में उनके पास पावर केवल फेडरल क्राइम से रिलेटेड है। इंडिया के केस में अगर डेथ पेनल्टी किसी को दी गई है तो हमारे प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस को भी माफ कर सकते हैं, चाहे वो केस किसी राज्य का ही है, तब भी पार्डनिंग दी जा सकती है। और यूएसए में जो प्रेसिडेंट है वो केवल फेडरल डेथ सेंटेंस जो है उसी को पार्डन कर सकते हैं, स्टेट क्राइम में उनका कोई लेना देना नहीं है। अब इंडियन प्रेसिडेंट में सुप्रीम कोर्ट इन मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा गया कि प्रेसिडेंट जो है जब भी पार्डनिंग प्रैक्टिस करते हैं, इसके लिए उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस को देखना होता है, उस पर एक्ट करना होता है, वो अपनी मर्जी से चीजें नहीं कर सकते। लेकिन यूएसए में प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिप्शन से सब करते हैं। अब जुडिशियल रिव्यू जो है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया वो लिमिटेड है, मतलब जुडिशरी ज्यादा इंटरव्यू नहीं कर सकती है हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर में, लेकिन प्रोसेस को एग्जामिन कर सकता है कोर्ट अगर चाहे तो, डिसीजन को नहीं बदल सकता। पर यूएसए में कोर्ट जो है वो पार्डन के प्रोसेस को, हर एक चीज को रिव्यू कर सकता है। लिमिटेशन क्या है इंडिया के केस में कि प्रेसिडेंट जो है वो उस केस में पार्डनिंग नहीं दे सकते हैं जहां पे पार्लियामेंट के द्वारा इम्पीचमेंट किया गया है। पर यूएसए के केस में भी प्रेसिडेंट जो है वो जो भी कांग्रेस के द्वारा इम्पीच या कन्विक्ट किया गया है उसके ऊपर पार्डनिंग जो है वो पावर को यूज नहीं कर सकते। 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करेंगे। रिसेंटली जस्टिस संजीव खन्ना जो है ये 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिक्लेयर किए गए हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनको ये पोस्ट जो है वो दिया है। सेरेमनी हुई थी राष्ट्रपति भवन में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है ये किनको दी जाती है, देखिए सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जो जज होते हैं जो कि फिट होते हैं रोल के लिए, उनको यूजुअली सीजीआई बना दिया जाता है। ये रिकमेंडेशन जाने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ही दिया जाता है, ये कन्वेंशन के थ्रू किया जाता है। पर ये कन्वेंशन 1964, 73 और 77 में ब्रीच हो चुकी है, मतलब 3 बार ये ब्रीच हो चुका है। टाइम आपसे पूछा जा सकता है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स के द्वारा भी रिकमेंडेशंस जो हैं वो ली जाती हैं। मतलब ऐसे समझिए कि पहले यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ, जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स को जो भी आपका कॉलेजियम है वो रिकमेंडेशन देता है। ये फिर आगे मिनिस्टर ऑफ लॉ के द्वारा प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है। प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, फिर जाके वो सीजीआई अपॉइंट कर दिए जाते हैं। आर्टिकल 124 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिखा गया है कि हर एक जज जो है सुप्रीम कोर्ट का वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, और वो कब तक ऑफिस को होल्ड करेंगे, जब तक वो 65 साल के नहीं हो जाते। सीजीआई का इंपॉर्टेंट रोल क्या है, सबसे पहले तो इनको फर्स्ट अमंग्स द इक्वल का टाइटल है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस प्रकाश चंद केस में कहा था कि सीजीआई हेड होते हैं जुडिशरी का, लीडरशिप की पोजीशन में होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस के ऊपर अपना हुक्म चलाएंगे या फिर सुपीरियर जुडिशियल अथॉरिटी मानेंगे खुद को। मास्टर ऑफ द रोस्टर कहा जाता है इनको, मतलब कुछ एक्सक्लूसिव पावर होती है सीजीआई की, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करना जो कि डिफरेंट केसेस को सुन सकती हैं। हम देखते हैं न्यूज़पेपर में कि 10 बेंचेस या 7 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 7 मेंबर्स की बनी जिसने ये केस देखा, ये सब चीजें, ठीक है। हेड ऑफ द कॉलेजियम की बात करते हैं। सीजीआई जो है ये कॉलेजियम के हेड होते हैं। ये कॉलेजियम जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेकर काम करता है और हायर जुडिशरी में जो ट्रांसफर होनी है उन पे काम करता है। इसके अलावा ऑफिसर्स और जो सर्वेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनके अपॉइंटमेंट के बारे में भी सीजीआई का रोल होता है। जो भी सीजीआई अपॉइंटमेंट चाहे ऑफिस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो कर सकते हैं। और आप ऐसे समझिए कि ये सब पावर उनको आर्टिकल 146 के अंदर भी मेंशन किया गया है। अब कॉलेजियम सिस्टम क्या है, जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट की जाती है उसके लिए कॉलेजियम सिस्टम को यूज किया जाता है। दरअसल कॉलेजियम सिस्टम में जो भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। आर्टिकल 124 के 24 जो है वो देता है अपॉइंटमेंट का पावर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, और आर्टिकल 217 के लिए हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो चुने जाते हैं। ये सब जो अपॉइंटमेंट है ऐसा नहीं है कि अपने मन से किसी को भी सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का जज बना दिया। इसके लिए खुद से जुडिशरी के ही मेंबर्स का क्या है रिकमेंडेशन चलता है। ये आपका इवोल्यूशन जो है कॉलेजियम सिस्टम का, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से ही हुआ था। इसको हम 3 जज केस भी कहते हैं, क्योंकि 3 केसेस हुए थे, 1981 का, 93 का और 98 का। इसको भी यहाँ पे समझेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट की जाती है उसके लिए जो कॉलेजियम बनता है उसमें एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। हाई कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम बनता है उसमें
हाई कोर्ट के कॉलेजियम के लिए एक तो चीफ जस्टिस होंगे, 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे हाई कोर्ट्स के, और साथ में सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम जो है वो भी पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम जो है इसमें उसमें केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस ही होंगे सुप्रीम कोर्ट के, ना कि 4। कॉलेजियम सिस्टम यहाँ देखिए 3 जजेस केस में। फर्स्ट जज केस या फिर एसपी गुप्ता केस 1981 में आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सीजीआई जो है वो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देगा कि इन जजेस को आप अपॉइंट कर दीजिए, लेकिन प्रेसिडेंट अगर चाहे तो रिफ्यूज कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो बात सुने। सेकेंड जज केस आया 93 में, जिसको सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस कहते हैं। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसमें ये कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब भी डिसीजन या फिर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है वो खुद का रिकमेंडेशन देंगे, उनको 2 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर्स को लेकर, तब वो जाके नाम देंगे। थर्ड जज केस आया 98 में, जिसमें बोला गया सीजीआई 2 जज को नहीं अब से 4 सीनियर मोस्ट जज के साथ कंसल्ट करेंगे और उस बेसिस पे जुडिशियल अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर्स का ओपिनियन प्रेसिडेंट को देंगे। इम्पीचमेंट ऑफ जजेस की बात करते हैं। रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को इम्पीच करने के लिए मोशन जो है राज्यसभा में सबमिट किया गया। इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है ये अकाउंटेबिलिटी पे क्वेश्चन करता है और जुडिशियल इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करने के लिए भी ये स्टेप लिया गया है। देखिए अभी तक 6 अटेम्प्ट लिए जा चुके हैं हमारे यहाँ पे जजेस को इम्पीच करने को लेकर, और कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ आजादी के बाद से। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है इम्पीचमेंट ऑफ जजेस को लेकर? कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट वर्ड को यूज नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल 124 रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज की बात करता है और आर्टिकल 218 रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज की बात करता है। किस ग्राउंड पे जज को हटाया जा सकता है? या तो मिसबिहेवियर किया गया हो या फिर इनकैपेसिटी हो, लेकिन टर्म कोड कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया। ये प्रोसीजर जो है ये जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के चलते रेगुलेट किया जाता है। इम्पीचमेंट प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो जो इम्पीचमेंट का मोशन होता है, अगर वो लोकसभा में सबमिट हो रहा है तो उसके लिए 100 मेंबर्स का साइन चाहिए, राज्यसभा में जमा हो रहा है तो 50 मेंबर्स का साइन चाहिए। उसके बाद जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे रिस्पेक्टिव हाउस के, उनको वो मोशन दे दिया जाता है, जैसे लोकसभा के इस केस में स्पीकर को, राज्यसभा के केस में चेयरमैन को। फिर अगर मोशन एडमिट हो गया, मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद इस मोशन को एड्रेस करने के लिए, इस पे इंक्वायरी बिठाने के लिए 3 मेंबर की कमेटी लगती है। ये 3 मेंबर कमेटी में सीजीआई हो सकते हैं या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे उनकी जगह, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होंगे। कमेटी जो है ये देखेगी क्या चार्ज लगा है जज के ऊपर जिनको इम्पीच किया जा रहा है, और फिर अपनी रिपोर्ट स्पीकर या चेयरमैन को दे देगी फाइंडिंग्स और ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। स्पीकर ये रिपोर्ट आके लोकसभा और राज्यसभा में प्रेजेंट कर देंगे जहां पे भी मोशन शुरू हुआ था। कमेटी अगर मानती है कि जज गिल्टी है तो ये सब आपका रिपोर्ट हाउस में अडॉप्ट किया जाएगा, जहां इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जिस हाउस में। पार्लियामेंट के अप्रूवल की बात आएगी बाद में, इस पे डिबेट होगा, वोटिंग होगी, और अगर वोट करना है पार्लियामेंट में जजेस इम्पीचमेंट के लिए तो इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, तभी वो इम्पीचमेंट सक्सेसफुल माना जाएगा। मतलब 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर जो प्रेजेंट है और वोटिंग है उनका होगा, प्लस मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप होगा। इसके अलावा जब दोनों हाउस पास कर देंगे स्पेशल मेजोरिटी से, तब ये मोशन प्रेसिडेंट के पास जाएगा फाइनल अप्रूवल के लिए और जज को इम्पीच कर दिया जाएगा। अभी देखिए जहां तक बात आती है फाइंडिंग्स की, जो भी जज के ऊपर वो लगा है चार्ज उसको इन्वेस्टिगेट करने की, वो सब तक हो जाता है। पार्लियामेंट में आकर कभी अप्रूव नहीं हो पाता, इसीलिए आज तक इम्पीचमेंट कभी हो नहीं पाया है। एडहॉक जज की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने टेम्परेली जो रिटायर्ड जज हैं उनको एडहॉक बेसिस पे अपॉइंट करने का डिसीजन लिया है, ताकि हाई कोर्ट्स के अंदर जो भी क्रिमिनल केसेस का बैकलॉग चल रहा है उसको जल्दी क्लियर किया जा सके। एडहॉक जज का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान है? आर्टिकल 224 ये कहता है कि चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट के, अगर वो चाहें तो प्रेसिडेंट के प्रीवियस कंसेंट से किसी भी पर्सन को जो कि कभी हाई कोर्ट का जज हुआ करता था, उनको बोल सकते हैं कि आके आप दोबारा एज अ हाई कोर्ट जज एक्ट कीजिए। ये प्रोसीजर जो है ये 1998 के मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में भी आउटलाइन किया गया है। आर्टिकल 127 मेंशन करता है कि जो भी अपॉइंटमेंट है एडहॉक जजेस का सुप्रीम कोर्ट में, वो भी किया जा सकता है, हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में भी। प्रिजन रिफॉर्म की बात करेंगे। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 के रूल्स को अमेंड किया, साथ में मॉडल प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विस एक्ट 2023 जो है उसके अमेंडमेंट की बात की, ताकि कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन प्रिजन या जेलों में हो रहा है उसको एड्रेस किया जा सके। ये अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बिहाफ पे है, क्योंकि ऑर्डर आया था कि कास्ट बेस्ड का डिस्क्रिमिनेशन प्रिजनर्स के साथ हो रहा है। ये केस था सुकन्या सांथा केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी हैबिचुअल ऑफेंडर है, यानी कि बार बार जेल जाते रहते हैं, आते रहते हैं बाहर, वो सब जो है उनका एक अलग से मैनुअल तैयार करना चाहिए। हैबिचुअल ऑफेंडर जैसे मैंने बोला मल्टीपल टाइम विद इन अ 5 ईयर वो जेल से बाहर आते जाते रहते हैं, अलग अलग तरीके के क्राइम करते रहते हैं,
कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए, जो प्रिजन की अथॉरिटीज है उनको स्ट्रिक्टली इंश्योर करना होगा कि प्रिजनर्स जो है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, उनको कास्ट के बेसिस पे सेग्रीगेट नहीं किया जा रहा है और कास्ट के बेसिस पे उनको काम या ड्यूटी नहीं दी जा रही है। डिस्क्रिमिनेशन अगर कास्ट के बेसिस पे किया जाता है, ये प्रोहिबिटेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 14, अंडर आर्टिकल 15 एंड अंडर आर्टिकल 17। प्रोविजन दिया गया है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 में कि मैनुअल स्क्वेंजिंग जो है वो कास्ट बेसिस पे नहीं करवानी है। ये सब बाइंडिंग इफेक्ट होगा, मतलब इस एक्ट का बाइंडिंग इफेक्ट प्रिजन्स में भी होगा। प्रिजन्स की बात करते हैं इंडिया में। देखिए प्रिजन जो है दरअसल ये स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है। स्टेट लिस्ट आपको पता है ना, हमने 7 शेड्यूल में देखी थी 3 लिस्ट। तो जो भी मैनेजमेंट होता है प्रिजन का वो स्टेट गवर्नमेंट को करना होता है। ये सब प्रिजन एक्ट 1894 में गवर्न किया, 1894 के तहत गवर्न किया जाता है। प्रिजन का मैनुअल होता है हर एक स्टेट गवर्नमेंट का। प्रिजन एक्ट 1894 एक पहला कानून था जिसमें कि मैनेजमेंट ऑफ प्रिजन की इंडिया में बात की गई। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 लाया, एक डॉक्यूमेंट स्टेट्स के लिए कि कैसे वो प्रिजन्स को मैनेज करेंगी, ताकि जो ब्रिटिश टाइम से लॉ चल रहे थे उसको हम खारिज कर सकें। फिर प्रिजन एक्ट 1894 के जो प्रोविजन है, 1900 के जो प्रोविजन है, 1950 वाले जो प्रोविजन है, उनको रिव्यू करते हुए ये मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 लाया गया। कमेटी भी आई है प्रिजन रिफॉर्म्स को लेकर, जैसे कृष्णा अय्यर कमेटी, अमितावा राव कमेटी, सर अलेक्जेंडर कार्डे कमेटी, मुल्ला कमेटी। सेलेक्ट फीचर्स है मॉडल प्रिजन एक्ट के। सबसे पहले तो पैरोल, फरलो और रिमिशन जो प्रिजनर्स को देनी है गुड कंडक्ट के बेसिस पे, उसका प्रावधान दिया गया है। अच्छा, पैरोल क्या होती है? मान के चलिए किसी भी प्रिजनर ने अच्छा खासा बिहेवियर दिखाया तो कंडीशनल मैनर पे उनको रिलीज कर दिया जाता है जेल से, या फिर बाहर उनको कोई काम है, बेटी की शादी है, बहुत सारी चीजें जो उनके बिना नहीं हो सकती। तो इसमें क्या होता है कि उनकी सेंटेंस कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दी जाती है, स्पेसिफिक पीरियड के लिए, लेकिन ये उनका हक नहीं है, मतलब ये मना भी की जा सकती है। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट। जो भी प्रिजनर काफी मर्डर्स कर चुके हैं, एंटी टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उनको पैरोल नहीं दिया जाता है। फरलो क्या होती है? ये लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट जिस भी अपराधी को दिया गया है उनको ये फरलो टाइम टाइम पे दी जाती है, ये राइट होता है उनका, ठीक है, मैटर ऑफ राइट में आती है। और इसका जो पीरियड होता है ये प्रिजनर्स को दिया जाता है मतलब सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, जैसे कि मान के चलिए 2 साल में 10 दिन के लिए दे दी फरलो, 15 दिन के लिए दे दी, ठीक है। और फिर जब भी उनको उतने दिन के लिए छोड़ा वोड़ा जाता है, वो सब उनकी सेंटेंस में से, सजा में से घटा दिया जाता है। पर ये भी मना की जा सकती है ऑन द सर्टेन ग्राउंड, अगर वो कैदी जो है वो बहुत ज्यादा थ्रेट है सोसाइटी के लिए। फिर सेपरेट अकोमोडेशन विमेन और ट्रांसजेंडर इनमेट के लिए इंश्योर किया गया है नए वाले एक्ट में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है कोर्ट्स के साथ वो इंश्योर करवाई गई है प्रिजनर्स की। प्रिजनर राइट्स की अगर बात की जाए तो राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन ऑफ प्रिजनर की बात करते हैं। जो भी कन्विक्टेड पर्सन 2 साल से जेल में है वो कभी भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 में लिखा गया है। और अगर वो बेल पे बाहर भी आ जाता है तब भी वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। अब बात करते हैं कि प्रिजनर्स वोट कर सकते हैं कि नहीं। तो जो भी पर्सन प्रिजन के अंदर है वो वोट नहीं दे सकता। और ये किन के लिए है? जो भी पर्सन आप मान के चलिए उम्र कैद की सजा काट रहा है या फिर कस्टडी में है, लॉफुल कस्टडी में पुलिस की, वो वोट नहीं देगा। लेकिन अगर कोई पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के चलते पकड़ा गया है तो उसके पास वोट देने का हक होता है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। कुछ जजमेंट्स जो प्रिजनर राइट से रिलेटेड दी गई हैं, जैसे प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई ऐसी कंपल्सिव नीड नहीं है कि आप लोगों को हथकड़ियों में बांध के लेके जाइए जेल के अंदर। शीला भारती केस में ये कहा गया कि कस्टोडियल वायलेंस जो है वुमेन के साथ वो जेल में नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को ये कहा है कि जल्दी से 3 नए क्रिमिनल लॉ को इस इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ जोड़ा जाए। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट जो है ये ई कमेटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया और इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंप्लीमेंट कर रही है। इसमें क्या होता है, जो भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है हमारा, जैसे क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क है हमारा, उसमें अलग अलग जो डोमेन है जस्टिस देने वाले, उनको आपस में कनेक्ट किया जाता है ताकि वो डाटा आपस में शेयर कर सके आसानी से। उनको हर एक डाटा की जो वो है नीड, या फिर हर एक डाटा की एक्सेसिबिलिटी मिल सके। फॉर एग्जांपल पुलिस को, फोरेंसिक को, कोर्ट को, सबको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा इस सिस्टम के साथ, ठीक है। इसमें क्या होता है, सीसीटीएनएस को ई कोर्ट के साथ, ई प्रिजन के डाटाबेस के साथ जोड़ा जाता है। फोरेंसिक लैब, फिंगरप्रिंट, प्रोसिक्यूशन सब आपस में कनेक्ट कर दिए जाते हैं। वन डाटा वंस एंट्री का पैरामीटर अचीव किया जाता है। ये सब आपका सीसीटीएनएस 2009 में आया था। ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ मिलकर चला रहा है। और इसका फेज 1 2018 से 22 में था, फेज 2 आपका 2022 से 2026 तक है। कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं जिसमें कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है, इसमें स्मार्ट पुलिसिंग की जा रही है 8 सिटीज के अंदर। फिर डीएनए एनालिसिस के जो यूनिट्स हैं उनको मजबूत किया जा रहा है। नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन का सिस्टम बनाया गया है जिसमें फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि इंडिविजुअल्स को आसानी से पकड़ा जा सके। कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लीकेशन के चलते पुलिस स्टेशन को ऑटोमेट किया जा रहा है।
ई कोड मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज 3 की बात करेंगे। यूनियन कैबिनेट ने फेज 3 जो है ई कोड मिशन मोड प्रोजेक्ट का उसको अप्रूव किया है। दरअसल ये 2007 से चल रहा है, जिसमें इंडियन जुडिशरी को हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ रहे हैं और ये नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का हिस्सा है। फेज 1 और 2 इंप्लीमेंट हो चुका है, सेकंड वाला 2015 से 23 तक था, अब थर्ड फेज चल रहा है। ये 4 साल के लिए होगा, 2023 से 27 तक। इसमें 7,210 करोड़ रुपए जो है वो दिए मतलब यूज किए जाएंगे। मैक्सिमम इजी मैनर में जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके, डिजिटल ऑनलाइन पेपरलेस कोर्ट्स डेवलप किए जा सके, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। टेक्नोलॉजी को जुडिशरी के साथ जोड़ा जा रहा है। हाई कोर्ट जो है वो इसको इंप्लीमेंट करेंगे। फंड्स जो है वो हाई कोर्ट को कैसे जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के थ्रू जाएगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ काम करता है। ई कमेटी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, उसकी रिकमेंडेशन से हाई कोर्ट को पैसा दिया जाएगा। ये ई कमेटी पॉलिसी प्लानिंग करेगी, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन और गाइडेंस तैयार करेगी ताकि ये प्रोजेक्ट अच्छे से इंप्लीमेंट हो सके। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि S3 वास प्लेटफॉर्म, जिसमें कि सिक्योर और एफिशिएंट तरीके से डाटा स्टोर किया जाएगा। ई सेवा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक सर्विस जो है वो यूजर्स को कोर्ट के अंदर दी जाएंगी। क्लास सिस्टम में ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग जो है कोर्ट की वो दिखाई जाएंगी, जैसे आजकल यूट्यूब में कोर्ट के केसेस हम देख सकते हैं ना। फिर उसके अलावा स्कैनिंग वगैरह का प्रोसेस है, जैसे फिजिकल रिकॉर्ड को डिजिटल फॉर्मेट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्लाउड बनाया जाएगा स्टोरेज स्पेस के लिए। वर्चुअल कोर्ट्स बनाए जाएंगे, जिसमें कि कोर्ट जो है वो कहीं और है और अपराधी कहीं और है, तो रिमोटली उसकी हियरिंग वगैरह की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 75th ईयर अपनी स्टैब्लिशमेंट के अभी सेलिब्रेट किए हैं और 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे भी मनाया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 25 जनवरी 1950 को बनाई गई थी। ये पार्ट 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, साथ में आर्टिकल 324 से 329 तक मेंशन किया गया इसके बारे में। देखिए, जो आपका पार्ट है वो क्यों जरूरी है, क्योंकि पार्ट के ऊपर यूपीएससी अभी क्वेश्चन पूछ चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कुछ और इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बात की गई है। इसके लिए एक्ट है 2023 का, जो उनके अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस, टर्म्स ऑफ ऑफिस की बात करता है। रोल की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस चीज के इलेक्शन करवाते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। कॉम्पोजिशन अगर देखें तो इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। सबसे पहले एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था, लेकिन 1989 के बाद से 2 इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अपॉइंट कर दिए गए। फिर 1993 के बाद से परमानेंटली 2 इलेक्शन कमिश्नर को जगह दे दी गई। अब फंक्शंस क्या है इनके, कि अगर इलेक्शन एक्सपेंसेस जो हैं वो सही तरीके से नहीं किए गए हैं कैंडिडेट के द्वारा, तो ये कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ये इनर पार्टी डेमोक्रेसी को इंश्योर करते हैं। नेशनल और स्टेट पार्टीज को स्टेटस देते हैं नेशनल और स्टेट पार्टी का। साथ में एडवाइस वगैरह देते हैं कि अगर इलेक्शन के बाद कोई डिस्क्वालिफिकेशन करना है तो गवर्नर और प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं। अब कुछ प्रोविजंस जो है वो एक्ट में मेंशन किए गए हैं, सीधा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए गए हैं। पहले 2023 से पहले 1991 का एक्ट हुआ करता था, अब 2023 का एक्ट है। जैसे कि क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में इस एक्ट में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। तो देखिए, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को चुनना है तो वो पर्सन कौन से हो सकते हैं? उनका जो पोस्ट है वो सेक्रेटरी के बराबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उन्होंने कोई पोस्ट हेल्ड किया हो और साथ में उनके पास इलेक्शन कंडक्ट करवाने का एक एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। फिर सर्च कमेटी होगी, जिसमें कि मिनिस्टर ऑफ लॉ जो हैं वो उसके हेड होंगे और 2 मेंबर्स होंगे। फंक्शन क्या होगा, ये 5 कैंडिडेट रखेंगे और उन 5 कैंडिडेट को आगे सिलेक्ट कमेटी को सौंपेंगे। फिर सिलेक्ट कमेटी उन 5 में से 3 को चुन लेगी, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे। अब सिलेक्ट कमेटी में कॉम्पोजिशन क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किए होंगे। ये क्या करेंगे? एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट को निकालकर प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन कर देंगे और अपॉइंटमेंट फाइनल हो जाएगा। टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो 6 साल के लिए, या फिर 65 के जब तक नहीं हो जाते तब तक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं। और अगर इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन भी जाते हैं तो उनका जो कंबाइंड टेन्योर है वो 6 साल तक का ही होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आज वो इलेक्शन कमिश्नर थे, 4 साल वो रहे, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए तो 6 साल नए वाले मिलेंगे, नहीं, बचे हुए 2 साल ही मिलेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे। रीअपॉइंटमेंट का प्रावधान नहीं है। सैलरी इनकी वैसी होगी जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है। रेजिग्नेशन ये अपना राइटिंग में प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वैसे ही निकाले जाएंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज निकाले जाते हैं। इलेक्शन कमिश्नर अगर निकालने हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिकमेंडेशन चाहिए होगा। इसके अलावा सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है ये इनके खिलाफ नहीं की जा सकती हैं अगर इन्होंने वो एक्ट ऑफिशियल कैपेसिटी में अपनी जॉब करते टाइम किया हो। कुछ इनिशिएटिव्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, जैसे कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो कि एक माइक्रो कंट्रोल बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस है। ये इन्होंने 1977 में इंट्रोड्यूस की, फिर 1982 में इसको पायलट किया गया इलेक्शंस को मॉडर्नाइज करने के लिए। इसके अलावा स्वीप यानी कि सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, इसमें वोटर के एजुकेशन और अवेयरनेस की बात की गई है। सी विजिल ऐप 2018 में आया है ताकि सिटीजन का जो रिपोर्ट है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन में वो सिटीजन के द्वारा दिया जा सके।
मतलब आप ऐसे समझिए कि सीवीजी लैब वो है कि अगर सिटीजन देखते हैं कि कोई कैंडिडेट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट कर रहा है तो वो इस पे रिपोर्ट कर सकते हैं। नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम 2015 में आया ताकि एरर फ्री तरीके से इलेक्टोरल रोल जो है वो बनाए जा सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडी का, स्टॉकहोम एंड कॉमनवेल्थ इलेक्टोरल नेटवर्क का। इसके अलावा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल 2013 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें अगर आप वोट करते हैं जो भी बटन आपने प्रेस किया है तो पर्ची निकल कर आती है ताकि वेरीफाई कर सके कि हाँ जी मैंने ये वाला बटन प्रेस किया और यही वोट मेरा काउंट हुआ है। एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने सारे एनजीओ को ये कहा है कि जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के चलते रजिस्टर हैं उनको की ऑफिस बेयरर और मेंबर्स के अंदर अगर कोई भी उन्होंने चेंज किया है उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये जो रिक्वायरमेंट है ये उन एनजीओ पे भी अप्लाई होगा जिन्होंने अभी तक लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है और लाइसेंस उनका पेंडिंग है, तो वो नई एप्लीकेशन देके ये सब अपना ऑफिस बेयरर और मेंबर्स का ब्यौरा दे सकते हैं। एनजीओ क्या है और ये इंडिया में कैसे रेगुलेट होते हैं? ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप और इंस्टीट्यूशन होते हैं जो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट फॉर्म में काम करते हैं और गवर्नमेंट को असिस्ट करने के लिए एक तरीके से कह लीजिए इनडायरेक्ट तरीके में सोसाइटी में अच्छे काम करते हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। एनजीओ जो इंडिया के अंदर है वो सोसाइटीज, ट्रस्ट, चैरिटेबल कंपनीज के तौर पे बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के चलते सोसाइटी बनाई जा सकती है। प्राइवेट ट्रस्ट और पब्लिक ट्रस्ट बनाए जा सकते हैं। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के लिए प्राइवेट ट्रस्ट और स्टेट लेजिस्लेशन के चलते पब्लिक ट्रस्ट बनाए जा सकते हैं। चैरिटेबल कंपनीज भी एनजीओ होंगी अगर वो नॉन प्रॉफिट कंपनीज के तौर पे सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत स्टैब्लिश की गई हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू एनजीओ जैसे कि 7 शेड्यूल और आर्टिकल 19। 7 शेड्यूल में जो ट्रस्ट और चैरिटीज या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है ये कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, मतलब इनके ऊपर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कानून बना सकते हैं। आर्टिकल 19 जो है ये राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन देता है एंड इट इज फंडामेंटल राइट। एनजीओ जो भी फॉरेन से कंट्रीब्यूशन या फिर डोनेशन लेते हैं उनको मैंडेटरी है कि वो पहले परमिशन लें एफसीआरए रजिस्ट्रेशन लाइसेंस के लिए। किससे? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से। ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 का प्रावधान है। फिर रेगुलेशन कैसे किया जाता है इनका? जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फंड इनके पास आ रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल के पास है, एसोसिएशन या कंपनी के पास है, ये एक्ट उनको रेगुलेट करता है फंडिंग को। साथ में फॉरेन फंड कहाँ पे यूज हो रहा है, इसका पर्पस क्या है, उसको इंश्योर करता है कि सही जगह यूज हो रहा है। ऐसा ना हो कि हमारे देश की सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए यूज किया जा रहा है, हमारे देश के खिलाफ यूज किया जा रहा है, ऑफेंसेस या वायलेंस फैलाने के लिए यूज किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं टू प्रमोट द एनजीओज? सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट या यूटीज को फंड प्रोवाइड करती है ताकि वेलफेयर स्कीम जो है विमेन और चिल्ड्रन से रिलेटेड ये इंप्लीमेंट की जा सके अच्छे से एनजीओज के थ्रू। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स की स्कीम है जैसे कि कल्चर फंक्शन एंड प्रोडक्शन ग्रांट, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आपका एनजीओज के थ्रू किया जाता है आर्ट एंड कल्चर को कंजर्व करने के लिए। फिर एनजीओ दर्पण है जिसमें यूनिक आईडी हर एक एनजीओ को दी जाती है जो एनजीओ दर्पण पोर्टल में रजिस्टर्ड होता है। गवर्नेंस और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे। इंडिया का सबसे पहले एआई डाटा बैंक जो है वो अब बनाया गया है ताकि हम लोग रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स और डेवलपर्स जो हैं उनको और बूस्ट दे सकें, क्योंकि हम एक जगह पे उनको डाइवर्स डाटा सेट दे सकते हैं जिसको भी यूज कर सकते हैं। डाटा बैंक जो है वो नेशनल सिक्योरिटी को भी इंश्योर करेगा क्योंकि ये रियल टाइम मैनर में सैटेलाइट, ड्रोन और आईओटी के डाटा को प्रोसेस करके प्रोवाइड करेगा, साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करेगा। एआई का क्या पोटेंशियल है, गवर्नेंस को ये कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है? सबसे पहले तो एआई के थ्रू एक एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड की जा सकती है, जैसे एजुकेशन और एग्रीकल्चर में। एजुकेशन में एनसीईआरटी जो है उन्होंने 31 मेटा डाटा एलिमेंट्स जो हैं उनका सेट तैयार किया, लिस्टिंग तैयार की है और हर किसी को रिसोर्स जहां जहां अवेलेबल है उसके साथ टैग कर दिया है ताकि आसानी से एक्सेसिबल हो सके डाटा। एग्रीकल्चर में नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम जो है वो एआई और मशीन लर्निंग को यूज करता है ताकि क्रॉप की इश्यूज को तुरंत क्विकली डिटेक्ट किया जा सके और उसके लिए हेल्दी इंटरवेंशन दिए जा सके। इंक्लूसिविटी भी है इससे, जैसे भाषिनी प्लेटफॉर्म है जिसमें एआई को यूज करके गवर्नमेंट सर्विसेज अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में दी जा रही हैं। फिर डाटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग में क्या है कि इंडियन अर्बन डाटा एक्सचेंज एआई को यूज करता है ताकि अर्बन सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक मैनेज करना। उसके बाद आपका जुडिशियल एफिशिएंसी है जिसमें सुवास है, सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर। ये एआई बेस्ड ट्रांसलेशन टूल है जिसमें कि लैंग्वेज गैप अगर होता है लीगल प्रोसीडिंग में, जैसे सामने वाला रीजनल लैंग्वेज बोल रहा है, कोर्ट में इंग्लिश यूज होती है, इसको एड्रेस किया जा सके। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए राहत है रैपिड एक्शन फॉर ह्यूमन असिस्टेंस ऐप जिसमें नेचुरल डिजास्टर्स को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, उसके लिए सपोर्टिंग सिस्टम वगैरह दिया जा सकता है। कुछ इनिशिएटिव्स हैं इंडिया के अंदर जो एआई को प्रमोट करते हैं, जैसे कि नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई, नीति आयोग के द्वारा एआई फॉर ऑल स्ट्रेटजी जो है ये एआई को हर एक सेक्टर में लाने की बात कर रहा है। इंडिया ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का है, एआई इनोवेशन को प्रमोट करता है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 जो है ये डाटा प्राइवेसी को मजबूत करता है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई जो है इसमें इंडिया ने ग्लोबल लेवल पे एआई के साथ मतलब खुद को अलाइन किया है। स्किल डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ एंड फ्यूचर स्किल जो है वैसे प्रोग्राम्स लाए गए हैं।
सोवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे। इंडिया जो है वो अपना खुद का सोवरेन एआई बना रहा है। सोवरेन एआई का मतलब क्या हुआ कि नेशन की जो भी एबिलिटी है इंडिपेंडेंट मैनर में एआई टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करने की, डेवलप करने की, उसको इंश्योर करना। इसमें क्या है, कंट्री अपने हिसाब से अपनी एबिलिटी को देखते हुए स्ट्रेटेजिक तरीके से एआई को बना सकता है और यूज भी कर सकता है। ये डिजिटल सॉवरेंटी फ्रेमवर्क पे काम करेगा, मतलब कंट्री का खुद की डिजिटल टेक्नोलॉजी पे खुद से ही कंट्रोल होगा। 6 पिलर्स हैं जिसपे काम करेगा, जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्कफोर्स, रिसर्च डेवलपमेंट, रेगुलेटरी, एआई और इंडस्ट्री। कॉपरेटिव्स की बात करेंगे। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉपरेटिव 2025 डिक्लेयर किया गया और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2024 में जून में कर दिया था। थीम है कॉपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉपरेटिव से रिलेटेड अवेयरनेस रेज करना, उनका ग्रोथ इंश्योर करना और उनके लिए पॉलिसी रिफॉर्म्स लेके आना, लीडरशिप के लिए यूथ को इंस्पायर करना। कमेटी फॉर द प्रमोशन एंड एडवांस ऑफ कॉपरेटिव इसको होस्ट करेगी। कॉपरेटिव्स क्या होते हैं, ये एक वॉलंटरी ग्रुप होता है कुछ इंडिविजुअल्स का जिनकी कॉमन नीड्स होती हैं और इनके कॉमन गोल होते हैं जो कि इकोनॉमिक होते हैं। साथ में अपने मेंबर्स को सपोर्ट करते हैं, पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो उस पर फोकस करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह भी बनाते हैं और म्यूचुअल एड भी देते हैं। मेंबर्स जो अपने रिसोर्सेज है उनको एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, पूल करते हैं और फिर उनको इफेक्टिव तरीके से म्यूचुअल बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात की जाए तो ग्लोबल राइज जो है कोऑपरेटिव का, वो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के थ्रू हुआ है जो 1895 में ईवी नेले और एडवर्ड ओवेन ने बनाया था। ये ग्लोबल एनजीओ है जो वर्कर कॉपरेशन को प्रमोट करता है। 2024 में इंडिया ने आईसीए के ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस को पहली बार होस्ट भी किया था। थीम था कोऑपरेटिव बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। साथ में इंडिया ने सहकर से समृद्धि विजन इसमें दिया था। इंडिया के अंदर कोऑपरेटिव का जो शुरुआत है वो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 में हुआ। करंटली 27% ऑफ वर्ल्ड कोऑपरेटिव इंडिया के अंदर है और 20% इंडियंस इसका पार्ट है। लीडिंग में स्टेट अगर देखे जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव है, फिर गुजरात और तेलंगाना में है। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के चलते कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कोऑपरेटिव सोसाइटीज को दे दिया गया। इसके लिए फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19(1)(c) जो है उसको ऐड किया गया जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बनाने की बात करता है। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए आर्टिकल 43 भी जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करने के लिए। और पार्ट 9B इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें आर्टिकल 243Z(h) से Z(t) तक कोऑपरेटिव गवर्नेंस की बात करते हैं। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव जो है वो यूनियन लिस्ट के तहत मैनेज किए जाते हैं और इसको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 जो है वो डील करती है। अच्छा, 7 प्रिंसिपल्स हैं कोऑपरेटिव के, जैसे कि डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल होना, मेंबर्स का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन होना, उनकी इंडिपेंडेंस, उनका एजुकेशन और कोऑपरेटिव्स में कोऑपरेशन होना, कम्युनिटी के लिए कंसर्न होना उनके अंदर और वॉलंटरी मेंबरशिप होना। स्टेट कोऑपरेटिव जो है ये स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं और ये स्टेट गवर्नमेंट्स के जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है स्टेट गवर्नमेंट्स की, उनके थ्रू मैनेज किए जाते हैं। कोऑपरेटिव्स को स्ट्रेंथन करने के लिए कौन से इनिशिएटिव है, इंस्टीट्यूशन लेवल पे नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन की एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन अलग से बनाई गई, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी बनाई गई है जिसमें सहकार से समृद्धि विजन को प्रमोट किया जा रहा है। लीगल और गवर्नेंस लेवल पे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 है जिसमें कि हम लोग कोऑपरेटिव्स के इलेक्टोरल प्रोसेस और उनकी ट्रांसपेरेंसी पे काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉ फॉर प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी है जिसमें बेटर मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंश्योर किया जा रहा है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लांट जिसको पायलट प्रोजेक्ट कह रहे हैं, इसमें प्राइमरी एग्रीकल्चर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो मिलकर ऐसे गोदाउन बना रही हैं जिसमें कि अनाज को स्टोर किया जा सके फूड सिक्योरिटी के लिए। फिर आपका मार्गदर्शिका प्लान है जिसमें 2 लाख नए प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, डेयरी और फिशरीज के लिए बनाए जा रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 लाने के लिए इंश्योर किया जा रहा है, इसमें विमेन को पार्टिसिपेट करवाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी में नेशनल कोऑपरेटिव डाटाबेस है कोऑपरेटिव्स का डाटा मेंटेन करने के लिए। फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए NUCFDC नाम का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। कॉपरेशन अमंग द कोऑपरेटिव के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो भी तैयार किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया के बारे में। एक रिपोर्ट आई है ऑन रिसोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस, ये आरबीआई ने रिलीज की है। इसमें बोला गया कि इंडिया का जो सिटीज है ना वो सिर्फ 3% लैंड एरिया को वो करते हैं ऑक्यूपाई, लेकिन 60% हमारी कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के चलते लोकल गवर्नेंस को फॉर्मलाइज कर दिया गया या कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दे दिया गया लोकल गवर्नमेंट को। लोकल सेल्फ गवर्नेंस की अगर हिस्ट्री इंडिया में देखी जाए तो एशियन, मिडिवल और ब्रिटिश इंडिया में अलग अलग डायमेंशन में आपको दिखेगी। जैसे एशियन इंडिया के अंदर ऋग्वेदा में हमारे पास सभा समिति और विधाता नाम की लोकल सेल्फ यूनिट थी जिनका मेंशनिंग किया गया है। फिर हमारे पुराने संस्कृत स्क्रिप्चर जो है उनमें पंचायतन टर्म यूज की गई है जिसमें 5 इंडिविजुअल होते थे, स्पिरिचुअल लीडर भी होते थे और ये एक तरीके से लोकल गवर्नेंस का उदाहरण है। मिडिवल इंडिया में मुगल पीरियड में विलेज पंचायत हुआ करती थी जिसमें एल्डर्स की असेंबली होती थी जिसको मुकदम या मंडल कहते थे, इनके हेरिडिटरी राइट्स होते थे। चोला पीरियड में उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन है जिसमें लिखा गया है कि विलेज खुद को सेल्फ गवर्न करते थे और ये किंग प्रांत वन के रूल में है। ब्रिटिश इंडिया में 1687 में पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को एस्टैब्लिश किया गया मद्रास के अंदर ताकि टैक्सेस वो खुद से लगा सकें।
1870 में लॉर्ड मायो का रेजोल्यूशन आया फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए, ताकि लोकल बॉडीज को उनके फाइनेंशियल राइट्स दिए जा सके। 1882 में लॉर्ड रिपन का रेजोल्यूशन आया जिसमें सेल्फ गवर्नेंस को, डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट किया गया। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। लोकल गवर्नमेंट के कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि 74th अमेंडमेंट जो है उसमें 12वां शेड्यूल जो है वो साफ साफ म्यूनिसिपैलिटीज की बात करता है, और इसमें 18 फंक्शंस जो हैं वो सीधे सीधे स्टेट गवर्नमेंट से म्यूनिसिपैलिटीज को दे दिए हैं, जिसमें अर्बन प्लानिंग, लैंड यूज रेगुलेशन, कंस्ट्रक्शन, ये सब आता है। रेवेन्यू और फिजिकल पावर अगर देखी जाए तो आर्टिकल 243 एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि अर्बन लोकल बॉडीज को अथॉरिटी दे सकते हैं कि वो टैक्सेस लगाएं, ड्यूटीज लगाएं और फीस वगैरह लगाएं। आर्टिकल 243 वाई जो है उसमें लिखा गया है कि कैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन इंश्योर करेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस होना चाहिए स्टेट्स के थ्रू, किसके पास, म्यूनिसिपैलिटीज और लोकल बॉडीज के पास। रेवेन्यू सोर्सेज क्या है अर्बन लोकल बॉडीज के, खुद से वो टैक्स लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर बेनिफिट टैक्स। नॉन टैक्स रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं, जैसे कि डेवलपमेंटल चार्जेस लगा दिए, यूजर चार्जेस लगा दिए। अदर लेवल में उनके पास रबिश वगैरह के सेल से जो पैसा आता है वो सब उनको मिलता है। कुछ असाइंड या शेयर्ड रेवेन्यू है जो उनको स्टेट देती है, जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स उनको मिलता है, पहले ये जीएसटी के, क्योंकि ये जीएसटी के अंतर्गत चला गया। प्रोफेशनल टैक्स में से उनको कुछ शेयर दिया जाता है। ग्रांट इन एड से उनको पैसा मिलता है, जैसे सेंट्रल स्टेट फाइनेंस कमीशन कुछ पैसा दे देगा, कुछ प्रोग्राम्स के चलते स्कीम्स के लिए पैसा मिलेगा, जैसे स्वच्छ भारत मिशन के लिए मिल गया। फिर उनको स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट या बैंक से लोन वगैरह भी मिलता है। विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव की बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया गुड गवर्नेंस डे के मौके पे। 25 दिसंबर को हम गुड गवर्नेंस डे जो है मनाते हैं, क्योंकि इस दिन श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे होता है। इसमें हम क्या करें, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी और कॉम्पिटेंस बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम उनके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स को ट्रेन कर रहे हैं। ये प्रशासन गांव की और कैंपेन का पार्ट है, इसमें डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस पे फोकस किया जा रहा है। टेलीकम्युनिकेशन प्रोसीजर एंड सेफगार्ड फॉर लॉफुल इंटरसेप्शन ऑफ मैसेज रूल 2024 की बात करेंगे। सेंटर ने इन रूल को नोटिफाई किया है, और ये टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के चलते नोटिफाई किए गए हैं। इससे पहले जो रूल्स थे वो इंडियन टेलीग्राफ रूल 1951 का हिस्सा थे, उसको रिप्लेस कर दिया गया। अब इसमें क्या है कि पावर जो है ऑर्डर इशू करने के लिए उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डेजिग्नेट की गई है, जिसमें यूनियन होम सेक्रेटरी या फिर ऑफिसर कोई होगा उन्हीं के लेवल का, या फिर कोई एक ऑफिसर जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के बिलो के रैंक का नहीं होना चाहिए, उसको अथॉरिटी है। ऑथराइज एजेंसी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। फिर रिमोट एरियाज की जो भी नीड्स हैं उसके लिए अलग से ऑर्डर जो है वो हेड या सीनियर मोस्ट ऑफिसर के द्वारा जारी किया जाएगा। इंटरसेप्शन का ड्यूरेशन क्या है कि ऑर्डर 60 दिनों के लिए वैलिड होगा और 180 दिनों के लिए आगे चल के वैलिड रह सकता है। कुछ ऑब्लिगेशन है रिलेटेड टू इंटरसेप्शन, जैसे कि जो ऑथराइज एजेंसी है उनको 2 नोडल ऑफिसर अपॉइंट करने पड़ेंगे ताकि वो इंटरसेप्शन ऑर्डर को कम्युनिकेट आसानी से कर सकें। सेफगार्ड के लिए रिव्यू कमेटी बनाई गई है ताकि गलती से भी इंटरसेप्शन जो है वो रॉन्गली रिव्यू ना किया जा सके। और रिकॉर्ड का डिस्ट्रक्शन जो है वो भी बताया गया है कि इंटरसेप्शन के रिकॉर्ड हर 6 महीने में डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। नेट न्यूट्रलिटी के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली यूएस अपील कोर्ट ने कहा है कि फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन जो है वो उसके पास लीगल अथॉरिटी नहीं है कि वो नेट न्यूट्रलिटी के जो रूल्स हैं उनको वो कर सके, मॉडिफाई कर सके। नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है, ये वो प्रिंसिपल है जिसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है उनको सारे के सारे डाटा को इंटरनेट पे इक्वली ट्रीट करना होता है। वो ऐसे नहीं कर सकते यूजर, कंटेंट और प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन के बेसिस पे डाटा को डिस्क्रिमिनेट करके जिसने ज्यादा बड़ा पैक लिया उसको ज्यादा डाटा या ज्यादा चीजें दिखाएं, कम वाले को कम दिखाएं। इसमें ब्लॉकिंग, थ्रॉटलिंग और पेड प्रायोरिटाइजेशन जो है वो नहीं किया जा सकता नेट की एक्टिविटीज का। साथ में यूजर्स जो है उनके पास ऐसा नहीं है कि अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होना चाहिए इन्फॉर्मेशन का। ये टर्म जो है नेट न्यूट्रलिटी की, ये 2003 में टिम वू के द्वारा कॉइन की गई थी। उन्होंने बोला था कि ब्रॉडबैंड आईएसपी जब भी आएंगे ना वो आगे चल के हो सकता है कि नेट न्यूट्रलिटी को वायलेट करने की कोशिश करें। फिर यूरोपीय यूनियन की रेगुलेशन आई, उन्होंने बोला कि ओपन इंटरनेट का एक्सेस जो है वो यूजर्स के पास रहेगा, उनके पास राइट रहेगा कि हर एक डाटा का एक्सेस उनको मिल सके। ब्राजील और चिली ने भी आगे चल के ऐसे जो रूल्स हैं वो बनाए। इंडिया के अंदर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है जो कि देखता है कि कैसे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर और आईएसपी वाले जो हैं ये नेट न्यूट्रलिटी जो है उसको मेंटेन करके रखें। इंडिया के अंदर नेट न्यूट्रलिटी फ्रेमवर्क जो है उसकी बात अगर करें तो 2015 में AK भारवा कमेटी जो है उन्होंने नेट न्यूट्रलिटी को सेटअप किया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत, और ये कहा था कि पेड प्रायोरिटाइजेशन जो है कंटेंट का वो नहीं होना चाहिए। 2016 में ट्राई ने प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ रेगुलेशन लाया, साथ में बोला कि सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो डिस्क्रिमिनेटर मैनर में पैसा चार्ज नहीं कर सकते अलग अलग कंटेंट के बेसिस पे। 2018 में टेलीकॉम कमीशन जो है उन्होंने नेट न्यूट्रलिटी के रूल्स को अप्रूव कर दिया और ये कहा कि सर्विस प्रोवाइडर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते इंटरनेट कंटेंट और सर्विसेज देने को लेकर, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस जो है वो कर दी गई जिसमें कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन रूल्स जो हैं वो डाले गए। फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है उन्होंने नेट न्यूट्रलिटी को एक यूनिफाइड लाइसेंस का ही पार्ट बना दिया।
भारतीय वायुयान विधेयक की बात करेंगे। रिसेंटली प्रेसिडेंट ने भारतीय वायुयान विधेयक 2024 जो उसका ग्रांट दे दिया है, मतलब एक्ट को ग्रांट दे दिया है। इसने एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को रिप्लेस किया है। इंडिया के एविएशन सेक्टर को जो और मॉडर्नाइज करेगा, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करेगा। तो देखिए पहले वाला एक्ट साथ में क्या क्या नए वाले में चेंजेस हैं वो देखते हैं। पहले वाले में रेगुलेटरी स्ट्रक्चर कैसा था, 3 अथॉरिटी थी, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट वाली, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी इन बॉडीज को कंट्रोल करने की। हाल फिलहाल में जो पावर है रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर सर्टिफिकेट की और लाइसेंस जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से डीजीसीए को देने की, ये सब पावर भी प्रोवाइड कर दी गई है। और लाइसेंसिंग का जो प्रोसेस है वो एक अथॉरिटी को यानी डीजीसीए को ही दे दिया गया है। रेगुलेशन की बात करें तो ये पहले वाला एक्ट जो है ये एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो एक्टिविटी थी, मैन्युफैक्चरिंग, यूज, ऑपरेशन, ये सब देखता था। अब नया वाला डिजाइन को भी देखेगा। कुछ पावर है रूल्स को लेकर, जैसे कि एक्ट इंपावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो रूल्स बना सकते हैं रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज को लेकर जो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है, साथ में एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस की एक्टिविटीज को लेकर। अब से क्या है कि रूल बनेंगे जो रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर सर्टिफिकेट के ऊपर, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ गया है। ऑफेंसेस की अगर बात करें तो पहले ऑफेंस जो थे उनमें इंप्रिजनमेंट था 2 साल का, फाइन था 1 करोड़ तक का। और ये इसलिए था अगर आप वायलेशन कर रहे हो सर्टन प्रोहिबिटेड गुड्स का जो एयरक्राफ्ट में आप कैरी कर रहे हो, फिर आप फ्लाई इस तरीके से कर रहे हो कि डेंजर क्रिएट कर रहे हो और आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो गाइडलाइन से, आपके टाइम पे डिस्क्रिप्शन पेनल्टी लगाई गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये डिस्क्रिप्शन है कि वो सिविल और क्रिमिनल पेनल्टी को स्पेसिफाई कर सकते हैं और इंटरनेशनल कन्वेंशन से खुद को अलाइन कर सकते हैं। पेनल्टी के एडजुडिकेशन या डिसीजन किसके पास है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर पहले अपॉइंट किया जाता था जो डिप्टी सेक्रेटरी के रैंक का होता था, और उसके बाद अपील जाती थी अपैलेट ऑफिसर के पास। सेकंड अपील अब जो है उसका प्रावधान भी कर दिया गया है, ये उनके पास जाएगी जिनका रैंक जो है फर्स्ट अपैलेट ऑफिसर से छोटा जो है 1 सेकेंड, हाँ हायर होना चाहिए, उनके रैंक से बड़ा होना चाहिए। एविएशन गवर्नेंस इंडिया में अगर देखा जाए तो एविएशन इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत गवर्न की जाती है। इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि पॉलिसी, रूल्स और रेगुलेशन बनाना सिविल एविएशन ऑपरेशन को डील करने के लिए। हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत, जैसे कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन रेगुलेटरी बॉडी है सिविल एविएशन की फील्ड में, सेफ्टी इशू से डील करती है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन इंडस्ट्री है जो कि स्टैंडर्ड्स बनाती है सिविल फ्लाइट्स की सिक्योरिटी को लेकर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट और एक्सपेंशन करती है एयरपोर्ट्स का और उसकी फैसिलिटीज का। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है जो इन्वेस्टिगेशन करती है एयरक्राफ्ट के एक्सीडेंट का। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो टैरिफ को रेगुलेट करती है। एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 जो है वो रेगुलेट करता था डिफरेंट सिविल एविएशन की एक्टिविटीज को, लाइसेंस को। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो था ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी था जो टैरिफ को रेगुलेट करता था। एफडीआई की पॉलिसी अगर देखें तो 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ये शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस में और डोमेस्टिक शेड्यूल में परमिट किया गया है। 49% तक ऑटोमेटिक है। 49% से बियॉन्ड अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन एनआरआई जो है वो 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से लेके आ सकते हैं। और 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए है। ग्रीनफील्ड माने वो प्रोजेक्ट जो शुरू भी नहीं हुए कभी, बिल्कुल नए स्क्रैच से। ब्राउनफील्ड वो जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है उनको मॉडिफाई करना है। कुछ इनिशिएटिव है इंडिया के एविएशन सेक्टर में, जैसे नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 लाएगी ताकि रीजनल एयर कनेक्टिविटी को और अफोर्डेबल बनाया जा सके। फिर हमारे पास विजन 2040 आया सिविल एविएशन इंडस्ट्रीज को एक्सपैंड करने के लिए। कुछ स्कीम्स हैं जैसे मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन, ये यूनियन बजट 2024-25 में लाई गई। एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज करना PPP मॉडल के तहत। टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन जिसमें नव निर्माण है। एयरपोर्ट की कैपेसिटी को बढ़ाने को लेकर। डिजी यात्रा है पेपरलेस ट्रेवल करने को लेकर। एयर सेवा है ऑनलाइन ग्रीवांस रिड्रेसल को लेकर। हमारे पास गगन है जिसमें हम लोग खुद के जीपीएस के थ्रू फ्लाइट वगैरह कर सकते हैं। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो मिलकर मैनेज कर रहा है, डेवलप कर रहा है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करें तो दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ सिविल एविएशन जो है ये सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी सिविल एविएशन की, उसके दौरान अडॉप्ट की गई। कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज में ई दाखिल पोर्टल की बात करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने इसको अनाउंस किया ताकि इंप्लीमेंट किया जा सके। ये नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन के द्वारा 2020 में लॉन्च किया गया था। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें कंज्यूमर अपने ग्रीवेंसेस को ऑनलाइन मैनर में सबमिट कर सकते हैं और उनको ऑनलाइन मैनर में ही उसका रिड्रेसल दे दिया जाएगा। कंज्यूमर के राइट्स को प्रमोट करने के लिए इसको बनाया गया। अमृत ज्ञान कोश पोर्टल जो है ये आईगॉट प्लेटफॉर्म है जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन और कर्मयोगी भारत ने मिलकर लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा इसका पर्पस है कि कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है हमें एजुकेटर्स की और क्वालिटी बढ़ानी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है इंडिया में वो डेवलप की जाएंगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ताकि हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर में अच्छी पॉलिसीज बन सकें। ई डेलमेंट ट्रस्ट पैरामीटर की बात करें, रिसेंटली एनुअल ई डेलमेंट ट्रस्ट पैरामीटर को रिलीज किया गया और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग के स्टार्ट से पहले हुआ। देखिए एडेलमेंट ट्रस्ट ने इसको रिलीज किया है। ये 28 कंट्रीज का सर्वे होता है जो उस कंट्री की सोसाइटी में ट्रस्ट को टेस्ट करता है। इंडिया जो है वो 3rd पोजीशन पे आ चुका है चाइना और इंडोनेशिया के बाद। मतलब जो ट्रस्ट है लोगों का गवर्नमेंट के ऊपर उसको लेकर इंडिया में 3रे नंबर पे इंडिया वर्ल्ड के अंदर, और हाई इनकम ग्रुप में इंडिया 4थे नंबर पे है। इंडिया का पहले रैंक 13th हुआ करता था। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया के जो लोग हैं उनका ट्रस्ट बाहरी कंट्रीज पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू द इंडिया।
अब एंटिटी लॉकर की बात करें तो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आता है। इन्होंने एंटिटी लॉकर डेवलप किया है। ये सिक्योर क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन है जिसमें कि स्टोरेज की स्पेस होगी डॉक्यूमेंट की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आसानी से हो सकता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और कॉर्पोरेशन के थ्रू, एक ही जगह पे सारी चीजें की जा सकती हैं। ये क्रिटिकल कंपोनेंट है इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। एंटिटी लॉकर रियल टाइम में एक्सेस देता है और वेरिफिकेशन प्रोवाइड करता है डॉक्यूमेंटेशन की, गवर्नमेंट डाटाबेस के साथ उनको कनेक्ट करता है। और ये कंसेंट बेस्ड मैकेनिज्म है, मतलब यूजर का कंसेंट इसमें लिया जाता है। आधार का रोल भी इसमें दिया गया है अकाउंटेबिलिटी के लिए, और 10 GB का क्लाउड स्टोरेज स्पेस दिया गया है। इंटरस्टेट काउंसिल की बात करें तो इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। ये एक फोरम है जिसमें सेंटर और स्टेट कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। आर्टिकल 263 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1990 के तहत इसको बनाने की बात करता है और सरकारी कमीशन ने इसको रिकमेंड किया था। इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। मेंबर्स कौन होंगे? हर एक राज्य के सीएम, साथ में उन यूनियन टेरिटरीज के सीएम जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, और एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर इसके मेंबर होंगे। फिर 6 मिनिस्टर होंगे कैबिनेट रैंक के, जो कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से चुने जाएंगे, और इसको नॉमिनेट कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर करेगा। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की बात करें तो रिसेंटली सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 के चलते नोटिफाई किया गया है और इसके रूल्स भी बनाए गए हैं। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का मतलब कि जिस अथॉरिटी के पास पावर है कानून बनाने की, उसने वो अपनी जो ड्यूटी है उसको डेलीगेट कर दिया किसी दूसरी अथॉरिटी को। सच लेजिस्लेशन मतलब ऐसे जो लेजिस्लेशन बनाए जाते हैं वो लेजिस्लेचर के द्वारा जिनको पावर दी जाती है उनके द्वारा बनाए जाते हैं, और इसको हम बोलते हैं डेलीगेटेड या फिर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। जो भी कमेटी है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की एग्जिस्ट करती है दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, और इसमें 15 मेंबर होते हैं। इसमें ये लोग अलग अलग तरीके के कानून बनाते हैं जो भी इनको जिम्मेदारी दी जाती है। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज इन स्टेट की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर स्टे लगा दिया और ये कहा है कि चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की जो पावर होती है या फिर उनके अपॉइंटमेंट की जो पावर होती है स्टेट के अंदर, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज अगर स्टेट में देखे जाए तो इनको मिनिस्टर्स की असिस्टेंस के लिए अपॉइंट किया जाता है। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट का रैंक होल्ड करते हैं। कुछ हाई कोर्ट्स ने ये कहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इशू क्या है कि जो भी अपॉइंटमेंट का होता है वो 91st अमेंडमेंट एक्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके खिलाफ जाता है, क्योंकि इसमें आर्टिकल 164 को इंट्रोड्यूस किया गया था। आर्टिकल 164 में ये कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर को शामिल करते हुए जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, उनकी संख्या 15% तक ही हो सकती है। लेकिन अगर आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को भी ऐड करना शुरू कर देंगे तो ये तो 15% से ऊपर हो जाएगा, इसीलिए कहा जा रहा है कि वायलेशन है। अब बात करेंगे पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 के बारे में। लोकसभा स्पीकर ने इसको इनॉग्रेट किया है। इसको नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। लोकसभा सेक्रेटरीट भी इसमें ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के कोलैबोरेशन के साथ ये सब होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि विमेन रिप्रेजेंटेटिव जो है शेड्यूल्ड ट्राइब से वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट करके इंपावर की जा सके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए। एडजॉर्नमेंट सीनेडाई की बात करेंगे। विंटर सेशन 2024 ऑफ पार्लियामेंट का एडजॉर्न सीनेडाई कर दिया गया। इसका मतलब होता है कि पार्लियामेंट के जो सिटिंग सेशन है उसको टर्मिनेट कर देना, लेकिन उसका पीरियड डिफाइन नहीं करना। इनडेफिनेट पीरियड के लिए उसको क्या कर देना? टर्मिनेट कर देना। और ये दोबारा बताया नहीं जाता कि इस दिन हम दोबारा मिलेंगे, ये टाइम नहीं बताया जाता, इसीलिए इनडेफिनेट पीरियड है। जो पावर है इसका वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस के पास होता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर आगे चल के अगर चाहें तो एडजॉर्न सीनेडाई के बाद कभी भी हाउस को दोबारा बुला सकते हैं। प्रिविलेज मोशन की बात करें तो रिसेंटली ये मोशन पार्लियामेंट में ऑपोजिशन मेंबर के द्वारा मूव किया गया। प्रिविलेज मोशन एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है जो मेंबर्स के द्वारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस को की जाती है जब उनको लगता है कि पार्लियामेंट के प्रिविलेज वायलेट किए जा रहे हैं। ये प्रिविलेज जो है ये कुछ पेक्यूलर या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइट्स होते हैं। ये हर एक हाउस के पास कलेक्टिवली तो होते ही हैं, साथ में मेंबर जो होता है हर एक हाउस का उसके पास इंडिविजुअली भी होते हैं। तो जब भी मेंबर्स अपने मतलब मान के चलिए फंक्शंस को डिस्चार्ज कर रहे होते हैं तो उनके पास ये प्रिविलेज के राइट हमेशा रहते हैं। ये कोडिफाई नहीं किए गए हैं, लेकिन आर्टिकल 105 में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में पार्लियामेंट्री कन्वेंशन में इनका जिक्र किया गया है। सप्लीमेंट्री ग्रांट की बात करेंगे। रिसेंटली सेंटर ने पार्लियामेंट का अप्रूवल मांगा है ताकि एक नेट एडिशनल एक्सपेंडिचर जो है वो एज अ पार्ट ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट उनको जारी किया जाए। सप्लीमेंट्री ग्रांट आर्टिकल 115 में मेंशन की गई है। ये इसलिए की जाती है जब भी पार्लियामेंट ने मान के चलिए किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए 1 साल के लिए कुछ पैसा जो है वो रिलीज करके रख दिया, लेकिन वो पैसा खत्म हो गया और एक्स्ट्रा पैसा जो है वो उसके लिए चाहिए होगा क्योंकि पहले वाला फंड इनसफिशिएंट था, तो सप्लीमेंट्री ग्रांट दी जाती है। कुछ और ग्रांट्स होती हैं जो आर्टिकल 115 के तहत दी जाती हैं, जैसे एडिशनल और एक्सेस ग्रांट। एडिशनल ग्रांट में क्या होता है कि अगर एडिशनल एक्सपेंडिचर चाहिए किसी नई सर्विस के लिए जो कभी बजट में थी ही नहीं, तो एडिशनल ग्रांट दी जाएगी। एक्सेस ग्रांट कब दी जाती है? वो तब दी जाती है जब किसी पर्टिकुलर सर्विस को अगर पैसा दे दिया गया था लेकिन जो पैसा दिया गया वो खर्च हो गया, तो फिर उनको एक्सेस ग्रांट दी जाएगी।
सप्लीमेंट्री में क्या है, जो पैसा दिया गया था वो खर्च तो नहीं हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि वो इनसफिशिएंट है, काम करने के लिए काफी नहीं है, तो फिर सप्लीमेंट्री ग्रांट दी जाती है। प्राइवेट मेंबर बिल की बात करेंगे, 17 लोकसभा ने 9.08 आवर्स प्राइवेट मेंबर के बिल पे स्पेंड करे हैं। प्राइवेट मेंबर का बिल क्या होता है, ये एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल होता है जो किसी इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी के द्वारा स्टार्ट किया जा सकता है कानून बनाने के लिए, लेकिन मिनिस्टर इसको स्टार्ट नहीं करते, नॉर्मल एमपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्या होता है कि लोकसभा के अंदर फ्राइडे के अंदर जो 2.5 घंटा होता है लास्ट वाला, वो अलॉट कर दिया जाता है इस बिल को डिस्कस करने के लिए। राज्यसभा में ऑल्टरनेट फ्राइडे पे 2.5 घंटा दिया जाता है। पीरियड ऑफ नोटिस चाहिए इसके लिए, मतलब अगर प्राइवेट मेंबर को ये बिल इंट्रोड्यूस करना है तो 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। साथ में अगर देखा जाए अभी तक केवल 14 प्राइवेट मेंबर के बिल हैं जो पास हो चुके हैं और प्रेसिडेंट ने उनको असेंट दे दिया है। कोई भी प्राइवेट मेंबर का बिल पार्लियामेंट में 1970 के बाद से जो है वो पास नहीं किया गया। रूल 267 की बात करेंगे, राज्यसभा के चेयरमैन ने कंसर्न दर्शाया है कि फ्रीक्वेंट यूज हो रहा है रूल 267 का। अब ये रूल क्या है, दरअसल ये रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस का पार्ट है, राज्यसभा में इसको यूज किया जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि जो भी आपका एजेंडा है डे का, उसको उसके लिए जो कानून बना हुआ है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, कानून को फॉलो नहीं किया जाता, क्योंकि उस टाइम पे चेयरमैन के अप्रूवल से कोई अर्जेंट मैटर डिस्कस करने लग जाते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा के जो एमपी हैं वो रिटर्न नोटिस देते हैं इस रूल के तहत, और रिटर्न नोटिस में ये बोलते हैं कि जितने भी आज के काम हैं खारिज कर दो उनको, क्योंकि कुछ अर्जेंट मैटर जो हमें डिस्कस करना है। तो फ्रीक्वेंट में हर जगह पे अर्जेंट मैटर आ जाता है, तो जो नॉर्मल एजेंडा बना हुआ है, नॉर्मल रूल्स बने हुए हैं, वो एजेंडा फॉलो नहीं हो पाता। अब बात करेंगे प्रोसेस फॉर रिमूवल ऑफ राज्यसभा चेयरपर्सन के बारे में। ऑपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस मोशन राज्यसभा के चेयरपर्सन के खिलाफ अभी निकाला था। आर्टिकल 64 वाइस प्रेसिडेंट को ही एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन राज्यसभा का डिक्लेयर करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में इनके रिमूवल का प्रावधान क्या है कि 14 दिन का प्रायर नोटिस जो है वो देना पड़ता है इनको, अगर आप रेजोल्यूशन लेके आ रहे हो, और इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। साथ में आर्टिकल 67 भी ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस से कभी भी निकाला जा सकता है अगर राज्यसभा जो है वो रेजोल्यूशन को पास कर देता है, और पासिंग के लिए क्या चाहिए, मेजोरिटी चाहिए सारे मेंबर्स की। साथ में लोकसभा भी उसमें अग्री होना चाहिए सिंपल मेजोरिटी के साथ। प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए क्या होता है कि सीधा सीधा बताया गया क्या क्राइटेरिया है, पर कॉन्स्टिट्यूशन ने रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं बताया है, मतलब ऐसे समझिए कोई ग्राउंड नहीं बताया कि किस वजह से आप इनको निकाल रहे हैं, वजह नहीं बताई है। कमर्शियल कोड की बात करेंगे, गवर्नमेंट ने कुछ कमेंट हैं ड्राफ्ट कमर्शियल कोड अमेंडमेंट बिल पे 2024 पे वो इनवाइट किए हैं ताकि क्विक मैनर में कमर्शियल डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सके। कमर्शियल कोड क्या होते हैं, ये कमर्शियल डिस्प्यूट को हैंडल करने के लिए होते हैं। कमर्शियल डिस्प्यूट माने किसी मर्चेंट, बैंकर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मर्चेंडाइज का डिस्प्यूट है। कमर्शियल कोड एक्ट 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस जो है कमर्शियल कोड मतलब में बात की गई है कमर्शियल कोड को कॉन्स्टिट्यूट करने की, इनके लिए अपेलेट कोड बनाने की। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये सब कमर्शियल कोड का डीलिंग किया जाता है, इसके लिए वो हाई कोर्ट से कंसल्ट करते हैं, उसके बाद कमर्शियल कोड बनाते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है, फिर कमर्शियल डिवीजन जो है हाई कोर्ट का, वो भी इसके लिए कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनाते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर की बात करेंगे, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर को हाईलाइट किया, इसको कुनियामत वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में हाईलाइट किया गया। इस डॉक्ट्राइन के हिसाब से क्या है कि आप ऐसे समझिए कि कोई एक सब्जेक्ट मैटर है, उसके ऊपर एक टाइम पे केवल एक ही डिक्री या एक ही जजमेंट या एक ही ऑपरेटिव ऑर्डर होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। मान के चलिए कि कोई भी एक केस लगा हुआ था, उस केस पे हाईकोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, आगे चल के 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, तो हाईकोर्ट वाला जो है वो खत्म हो जाएगा या मर्ज कर दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट वाला ही माना जाएगा। तो क्या होता है, लोअर कोर्ट की डिक्री जो है वो खत्म कर दी जाती है अगर कोई सुपीरियर कोर्ट जो है वो जजमेंट दे देता है, और फिर सुपीरियर कोर्ट का ऑर्डर फाइनल बाइंडिंग और ऑपरेटिव मान लिया जाता है और उसको मर्ज कर दिया जाता है लोअर कोर्ट के डिसीजन के साथ। नेक्स्ट बात करेंगे हैंडरसन डॉक्ट्राइन की। रिसेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस डॉक्ट्राइन को हाल फिलहाल में एक्सप्लेन किया। इसका जो ओरिजिन है वो हैंडरसन वर्सेस हैंडरसन केस में 1843 में मिलता है। इसमें बोला गया है कि जितने भी इशू जो हैं वो किसी अगर सेम सब्जेक्ट से निकलते हैं तो उसको सिंगल सीट में डील किया जाएगा। ये रिजिड रूल नहीं है लेकिन फ्लेक्सिबल है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि गुड फेथ में जुडिशरी के लिटिगेशन को डील करना और पार्टीज को ऐसे टैक्टिक्स से रोकना सामने वालों को कि वो अलग अलग मायनों में केस करे लेकिन केस का एजेंडा सेम ही हो। पे कमीशन की बात करेंगे, 8वां पे कमीशन जो है वो यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट करती है। 1947 के बाद से किया जा रहा है। 7 पे कमीशन अभी तक बन चुके हैं। 7th वाला 2016 में इंप्लीमेंट हुआ था और इसकी टर्म 2026 में कंप्लीट हो जाएगी। 7th पे कमीशन के जो चेयरमैन है वो जस्टिस अशोक कुमार माथुर हैं। इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए तो इसमें सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंस, इस सबका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है उसको डील किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडीज की बात करेंगे। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी कैग की बात करते हैं। सीनियर आईएएस ऑफिसर के संजय मूर्ति जो उनको नेक्स्ट कैग इंडिया का अपॉइंट किया गया है। कैग जो है वो इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। आर्टिकल 148 में इनके अपॉइंटमेंट की बात की गई है। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, वारंट उन्हीं के हाथ में होता है। सैलरी और सर्विस जो कंडीशन है वो पार्लियामेंट के द्वारा तय की जाती है और इनकी सैलरी कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होती है, मतलब पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होती है।
रीअपॉइंटमेंट की बात करें तो ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में रीअपॉइंट नहीं किए जा सकते। आर्टिकल 149 इनके ड्यूटीज और पावर्स की बात करता है, जो पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। आर्टिकल 151 कहता है कि कैग की जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को सबमिट की जानी चाहिए, आगे फिर प्रेसिडेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जमा करेंगे। कैग जो इंडिया का उसकी ड्यूटीज के लिए एक्ट बना है 1971 का, जिसमें टेन्योर बताया गया है कि 6 साल या लगभग 65 साल की उम्र तक ये हेल्ड करते हैं पोजीशन को। इनका रिमूवल प्रेसिडेंट के द्वारा तभी किया जा सकता है जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालते हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे। रिसेंटली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फाइनेंस कमीशन का कंक्लेव जो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने ऑर्गेनाइज किया ताकि स्टेट फाइनेंस कमीशन को मजबूत किया जा सके। स्टेट फाइनेंस कमीशन को आर्टिकल 243 के तहत बनाया गया था। गवर्नर इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और ये इनको कब करना था, जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 आया था, जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया था। उसके बनने के 1 साल के बाद ही ये करना था। टेनर क्या है इनका, 5 साल का। इसका मैंडेट क्या है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज की फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करता है और सजेशन देता है गवर्नर को कि कैसे टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट और लोकल बॉडीज के बीच में होना चाहिए और कौन कौन से टैक्स लोकल बॉडीज लगा सकती हैं, कौन कौन सा ग्रांट इन एड उनको देना है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ने 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है चेयरपर्सन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन उसको एड्रेस किया। देखिए ये क्या करते हैं, स्टेट में जो सर्विसेज होती है उनके एग्जामिनेशन को कंडक्ट करते हैं। ये पार्ट 14 में आर्टिकल 315 से 323 में मेंशन किए गए हैं। इनमें अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नर ऑफ स्टेट के द्वारा किया जाता है आर्टिकल 316 के चलते। अब टर्म ऑफ ऑफिस क्या होती है, 6 साल या 62 ईयर्स की एज। इनका रिमूवल प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं और सेम वैसे ही करेंगे जैसे यूपीएससी के मेंबर्स को निकाला जाता है। जैसे कुछ ग्राउंड्स होती हैं, या तो वो इंस्टॉलमेंट हो गए, या वो किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में खुद को एंगेज कर लिए गवर्नमेंट की ड्यूटी से बाहर जाकर, या अनफिट हो गए, या फिर मिस बिहेवियर हो गया उनके अंदर। और मिस बिहेवियर के लिए इंक्वायरी बैठती है, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायर करता है। जब तक मिस बिहेवियर की इंक्वायरी चल रही होती है तब तक केवल मेंबर्स का सस्पेंशन किया जा सकता है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रिड्रेसल कमीशन की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2008 की जो रूलिंग है उसको पीछे कर दिया और साथ में ये कहा कि हमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना होगा। देखिए ये कमीशन जो है ये क्वाजी जुडिशियल कमीशन है। 1988 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के चलते बनाया गया था। इसमें सिटिंग या जो रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इसको हेड करते हैं, या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इसको हेड करेंगे। अपील जो है इनके ऑर्डर के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है। इनका फंक्शन क्या है, 2 करोड़ से ज्यादा अगर मतलब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की कंप्लेंट है तो उसको डील करना, और जो स्टेट कमीशन है उनकी अपील वगैरह को भी एड्रेस करना। तो देखिए पिछला वाला जो हमने पीटी 365 पॉलिटी का किया था उसमें कुछ एरर्स थे। बस आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी जो है इसको होम मिनिस्टर नहीं डिफेंस मिनिस्टर हेड करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिट का जो आर्टिकल है वो 32 है और हाई कोर्ट के रिट का जो आर्टिकल है वो 226 है। सो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।